Hello everyone, I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com। ओके बच्चों, तो आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं NCERT ग्रेड 11 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट। इसके अंदर हम दो एक्सरसाइज कवर करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 जिसमें 1 to 6 क्वेश्चंस है, एज वेल एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है। और ये आपका सबसे पहला चैप्टर है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना भी है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ ये सारे कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। आपको लग रहा होगा ना कि हमारे पास तो ऑलरेडी सोल्यूशंस है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस। देखो, ऐसा कभी कभी होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी होगा कि हमारे पास सोल्यूशंस तो होते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि कैसे ये फर्स्ट वाला स्टेप आया और इसके बाद ये सेकंड वाला स्टेप कैसे आ रहा है, या तो फिर सब कुछ लिखा हुआ है बट एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है। तो दैट्स वाई आज मैं आप लोगों के साथ साथ सॉल्व करूंगी ये दोनों एक्सरसाइज। सो जस्ट गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर these two chapters here. ओके बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। सो लेट्स सी हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्ट लुक एट हियर। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से जितने भी हमारे पास सब क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 9 सब क्वेश्चंस हैं। इन सारे में हमें पता करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो सेट है या नहीं। बट अलॉन्ग विद दैट जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, यस नो ऐसे कुछ भी हमें लिखना है। योर आंसर शुड बी जस्टिफाइबल। आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए और बताना भी होगा आपको कि क्यों ये सेट है और क्यों ये सेट नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, so what is the first one here? The collection of all the months of a year beginning with the letter J। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कैसे समझोगे कि कोई जो गिवन स्टेटमेंट है वो सेट है या नहीं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेट्स के बारे में कुछ तो आइडिया है, आपने एक्सरसाइज पढ़ रखी है, राइट? आपको डेफिनेशन याद है, बट क्या सिर्फ डेफिनेशन याद करने से आप सॉल्व कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो। सबसे पहले हमें उस डेफिनेशन को समझना होगा कि क्या है वो। आप कोई भी पूछूंगी मैं किसी और से तो आई नो सारे लोग एकदम अच्छे से बताओगे मुझे कि दिस इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ टेल मी क्या मतलब है इसका, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। जब हम मंथ्स के बारे में बात करेंगे तो वो मंथ्स हो जाएंगे, जब हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो वो नंबर्स हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करें तो वो अल्फ़ाबेट्स। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, दैट इज़ फाइन। ऑब्जेक्ट्स को आप समझ चुके हो। कोई भी जो एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं, राइट? अब वेल डिफाइंड, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड हियर? सी, जब भी हम सेट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट का मीनिंग आपके लिए और हमारे लिए और सबके लिए सेम ही होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपको कि नेम द इंडियन सिटीज़, तो इंडियन सिटीज़ के अंदर आपके लिए भी नेम सेम ही होंगे और मेरे लिए भी नेम सेम ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए वो डिफरेंट हो जाएंगे, राइट? अगर मैं बोलूँ इंडियन रिवर्स, तो इंडियन रिवर्स के अंदर आप उसी रिवर्स के बारे में बात करोगे जो इंडिया में है, एग्जैक्टली, राइट? अगर मैं बात करूँ टेल मी 3 डिफरेंट कलर्स, अब मुझे बताओ आप 3 डिफरेंट कलर्स कौन से बोलोगे? रेड ग्रीन ब्लू, या फिर आप बोल सकते हो ग्रीन ब्लू येलो, या कुछ लोग बोलेंगे ब्लैक ब्राउन वाइट, राइट? एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। दैट मीन्स जब मैंने ये वाला कलर वाला क्वेश्चन पूछा तो आप सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, इजंट इट? सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, जब हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं तो इसे हम सेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। जब हम बोलते हैं कि कोई सेंटेंस हमारा वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स दैट इज योर सेट। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स जब भी हमें पता करना है कि वेदर द गिवन सेंटेंस इज सेट और नॉट, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमें ये सोचना है कि जो भी इसका आंसर हो वो आपके लिए भी यूनिक होगा और मेरे लिए भी यूनिक होगा। दैट मीन्स इट विल बी एग्जैक्टली सेम। ऐसा नहीं होगा कि इसका आंसर मैं कुछ और लिखूंगी और आप कुछ और लिखोगे। आवर आंसर शुड बी एग्जैक्टली सेम। अंडरस्टूड? चलो, तो फिर अब हम चेक करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करना है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स। जैसे ही ऑल द मंथ्स आता है तो क्या आता है माइंड में? यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? दैट मीन्स 12 मंथ्स,
ठीक है, सबको क्लियर है अभी तक? ऑफ अ ईयर बट द कंडीशन इज बिगिनिंग विद द लेटर जे। ओके, हमारे पास 12 मंथ्स तो है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है। अगर हमें यहाँ तक भी पूछा जाता है तो हम बोलते हैं या दिस इज सेट। अब बताओ, हमारे पास बस वही वाले नंबर मंथ्स लिखने हैं यहाँ जिसका जो बिगिनिंग लेटर है दैट इज जे। तो कौन कौन से होंगे? परफेक्ट। इफ आई राइट हियर तो व्हाट विल बी दैट? योर आंसर एंड माई आंसर विल बी सेम और नॉट? जस्ट टेल मी। फर्स्ट वन विल बी yes January. I'm writing the short form here. Okay, next will be correct. It will not be February, March, April, May, no, but June will be there because the first letter is J here, right? Now the what will be the next one? Obviously July. Anything else will be there? Just check. No, because rest are नॉट स्टार्टिंग विद द लेटर जे। तो अगर रेस्ट जे से स्टार्ट नहीं होते हैं तो हमारे इसमें कितने सारे नाम आए? जनवरी, जून एंड जुलाई, और ये सबके लिए सेम है ना? ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है, एग्जैक्टली सेम, डिट्टो सेम, ठीक है, यूनिक आता है, तो हम बोलेंगे यस दिस गिवन स्टेटमेंट इज अ सेट। और जब भी हमने बोला कि ये सेट है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो आपको याद है ना, हम कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है? तो सपोज हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर एम डिनोट किया है। वाई एम किया है? जस्ट ये आप कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ देखा मंथ्स है, सो लेट्स स्टार्ट विथ एम। ओके, इक्वल्स टू, वी विल स्टार्ट विद अ कर्ली ब्रैकेट, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी एलिमेंट्स लिखते हैं इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। जनवरी, जून and July, here these are elements of this particular set. Okay, तो जब भी हम elements लिखते हैं they will be separated by commas. Okay, हमें हमेशा बीच में कमा देना है, and जब हमारा ये element finish हो जाता है, complete हो जाता है, then we have to give the second curly bracket. That means we have to close the bracket. Okay, so this is the way of writing the set. Understood? So what will be the answer of this particular question? We will say yes, this is a set. Got it? Understood? Fine. Now let's move on the second question. What is this? The collection of 10, okay, number is defined here, 10 most talented writers of India. Now tell me, क्या आ रहा है समझ में आपको? 10 most talented writers of India. क्या बोलोगे आप? I know कुछ लोगों ने तो नाम लिखना भी शुरू कर दिया होगा, सोचना शुरू कर दिया होगा, बट वेट, आप अपने फ्रेंड से पूछो क्या आपने जो नाम सोचा है उन्होंने भी सेम नाम सोचा है? आई डोंट थिंक सो। किसी को हॉरर पसंद है तो वो हॉरर राइटर्स के नाम लिखेंगे, किसी को अगर फेरी राइटिंग पसंद है तो वो फेरी राइटर्स के नाम लिखेंगे, किसी को अगर बहुत मिस्टीरियस राइटिंग पसंद है तो वो वैसे राइटर्स के नाम लिखेंगे, राइट? दैट मीन्स ईच एंड एवरी केसेस में हम ऐसे राइटर्स के नाम लिखेंगे जो हमारे लिए मोस्ट टैलेंटेड है, इजंट इट? ऐसा नहीं होता है कि सबके लिए हम बोल दें कि मोस्ट टैलेंटेड है, राइट? एक ही होगा, इसका आंसर एक कभी नहीं हो सकता है। आप सबके लिए ये आंसर डिफरेंट होगा, मे बी सम पर्सन टू पर्सन वो सेम हो सकता है, बट दैट इज़ अ रेयर चांस, बट इट कैन नॉट बी एवरी टाइम यूनिक, राइट? सो जब भी ऐसे वाले सेंटेंस होंगे जहाँ पे हमारा आंसर सेम नहीं होगा, देन व्हाट वी विल से, यस दिस इज नॉट अ सेट। गॉट इट? Perfect. Now we will move to the next question. The question number 3. What is here? A team of 11 best cricket batsmen of the world. See. Now tell me. किसे किसके नाम आए आपकी लिस्ट में? It will be always different, isn't it? अगर कोई एक ऐसे बंदे से पूछे जिसको सिर्फ इंडियन क्रिकेट पसंद है तो वो क्या होगा उसके लिस्ट में? सारे 11 क्रिकेटर्स ना इंडिया के ही होंगे। बट ऐसा कोई बंदा हो जो बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करने वाला बंदा हो, जो हमेशा देखता हो कि अभी कौन से बेस्ट परफॉर्मेंस में चल रहा है, तो वो वर्ल्ड के ना सारे कंट्रीज़ को मिक्स करके उसने एक टीम बनाई होगी, राइट? ऐसा ही करते हैं ना, IPL में भी यही करते हैं, राइट? हमें जैसा जो लगता है कि सारे मिक्स किए रहते हैं टीम में, तो वी कैन नॉट से दैट दीज 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज और आर सेम फॉर एवरीवन। सबके लिस्ट में अलग अलग नाम होंगे। तो जैसे ही ये नाम डिफरेंट हो गए, आंसर डिफरेंट हो गए, क्या हो गया ये? यस, इट इज नॉट अ सेट। अंडरस्टूड द मीनिंग? सिंपल है ना?
वेल डिफाइंड है, जिसके एक आंसर आ रहे हैं तो वो सेट बन गया है, और जिसके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो नॉट अ सेट। गॉट इट? तो इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख ही नहीं सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ सेट। फाइन, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आप मुझे बताओ, क्या इसका आंसर आप सबको सेम मिल रहा है? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके क्लास में और किसी और के क्लास में सेम नंबर होंगे, बट आपके क्लास में, इन योर क्लास इफ आई विल ऑल्सो कम आई विल सी द सेम नंबर ऑफ बॉयज, इजंट इट? और अगर आप भी जाओगे उस क्लास में तो यू विल सी ऑल्सो द सेम नंबर ऑफ बॉयज। अगर कोई और आता है आपके क्लास में, किसी और क्लास का भी अगर फ्रेंड आता है, वो भी अगर बोले कि इस क्लास में कितने बॉयज है तो उसे भी सेम दिखेगा, है ना? दैट मीन्स वी विल ऑलवेज गेट अ यूनिक आंसर। तो जैसे ही हमें यूनिक आंसर मिल रहा है तो ये क्या हो गया? Yes, we will say that yes, it is a set. Fine. Now, next come to the next question. I know you have started solving. Pen paper साथ में है ना? Just write whether it is set or not. Okay? Come on. The collection of all natural numbers less than 100. Natural numbers, do you remember? जैसे ही नेचुरल नंबर आता है तो हमें क्या करना चाहिए? 1 2 3 4 5 एंड स्टार्ट रनिंग, इजंट इट? बट ऑलवेज रिमेंबर 1 से स्टार्ट होगा। अगर किसी ने 0 से किया है दैट इज होल नंबर, राइट? नेचुरल नंबर में हमेशा ये स्टार्ट होता है 1 से एंड द डिफरेंस शुड बी ऑल्सो 1। ओके, नाउ वी कैन गो टिल इन्फिनिटी, बट हियर वेट, हियर द लिमिटिंग इज 100। लिमिट इज गिवन एज 100। जब यहाँ पे 100 लिमिट दिया गया है दैट मीन्स हमें 100 के पहले तक के ही नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, है ना? तो अगर हम इसको लिखने जाएं तो क्या होगा बताओ? हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सपोज मैंने इसको नेचुरल नंबर्स है लेस देन 100, तो इसको मैंने सपोज शो कर दिया है एक नोमेनक्लेचर के साथ n से, ठीक है? अभी तो हमें नहीं पता है वेदर सेट है या नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि क्या होगा हमारा आंसर। तो कौन कौन से नंबर हम लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, 2 3 4 सो ऑन विल गो टिल वेयर? टिल वी गो टू 100। लुक एट द वर्ड्स लेस देन, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, तो अगर और इक्वल टू नहीं लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? लेस देन 100, और 100 से जस्ट छोटा वाला नेचुरल नंबर कौन सा है? परफेक्ट, दिस इज 99। सो व्हाट वी विल राइट? टिल 99 ओनली। नाउ टेल मी, आप सबके लिए ये आंसर सेम है या डिफरेंट? आई एम 100% श्योर कि आप सब ने भी यही आंसर मिला होगा, ठीक है? आप सबको भी यही आंसर मिला होगा, तो दैट्स वाई दिस वन इज व्हाट? यस, दिस इज अ सेट। So I'll write yes, this is a set. Fine, come on. Now we will go to the next question. What is the next question here? A collection of novels, ठीक है? A collection of novel written by the writer मुंशी प्रेमचंद. Now see, हमने ऐसे वाले यहाँ पे भी देखे थे, talented writer. But just see the difference. दो में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे talented बोल दिया गया था, तो ये सबके लिए परसेप्शन चेंज हो गया, राइट? बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ राइटर मुंशी प्रेमचंद की ही लिखी हुई हैं। तो जैसे ही हमने राइटर का नाम स्पेसिफिक किया तो अब किसी का परसेप्शन चेंज हो ही नहीं सकता, राइट? बिकॉज उनकी रिटन जितने भी नॉवेल्स हैं वो सारे उस लिस्ट में बिलोंग करते हैं। तो जैसे ही उस लिस्ट में वो सारे नाम आए हैं जो कि उन्होंने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, तो वो आपके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी सेम होगा, है या नहीं? परफेक्ट, गॉट इट? दैट मीन्स इसका क्या मतलब आता है? या दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स वाई दिस इज यस, दिस इज ऑल्सो अ सेट। सो वी कैन राइट यस, दिस इज अ सेट। ओके, आप प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है, यस, दिस particular collection is a well-defined collection of novels. That's why this is a set. Got it? Chalo. Now we will go to the next one. What is here? The collection of all even integers. Sorry for that. The collection of all even integers. Now tell me, when I'm talking about the even integers, तो क्या क्या लिखोगे आप? Even सबको पता है, yes, those number which are divisible by 2. Fine. अब इंटीजर्स भी बोला है, इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? टेल मी। माइनस भी आते हैं, प्लस भी आते हैं, राइट? अब हमें यहाँ पे सारे के सारे इवन इंटीजर्स लिखने हैं, तो क्या क्या आ गए?
कैन एनीवन टेल मी? क्या सिर्फ यहाँ पे 0, 2, 4, 6 ऐसे वाले नंबर आएंगे या नेगेटिव भी आएंगे? बताओ, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हमें नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिखना है, राइट? अगर हमारे पास इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते तो हम सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करते, बट अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बोला है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट दिस इज यस ऑल इवन इंटीजर्स। गॉट इट? सो क्या हो सकता है ये? सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ ई से, फाइन, तो व्हाट विल बी दिस सेट? क्यों मैंने सेट बोल दिया है? बिकॉज सी, यहाँ पे हम इवन इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये वेल डिफाइंड है। जस्ट ट्राई टू राइट, आई एम 100% श्योर कि आपका भी आंसर वही होगा जो मेरा होगा, ठीक है? अगर आपने गलती करी है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी सेम, बट अगर आपने इसको प्रॉपरली समझा है तो आप वही लिखोगे, ओके? तो क्या हो सकता है? डॉट डॉट डॉट, वी कैन नॉट राइट टिल इन्फिनिटी, है ना? तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो सपोज -4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? -4 इवन है ना, इंटीजर भी है, ओके। -2 ये भी है, इवन भी है और इंटीजर भी है, करेक्ट। अब हमारे पास अगर मैं बोलूँ 0 होगा या नहीं? परफेक्ट, ये भी होगा बिकॉज 0 इज ऑल्सो इंटीजर, इट इज़ ऑल्सो इवन, ठीक है। देन 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट? तो आप सबके लिए आंसर सेम है या डिफरेंट? करेक्ट, इट शुड बी सेम, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन आ गया, दैट मीन्स ये क्या है? यस, this is a set. Again we can write here, yes, this is a set. Okay, perfect. Now let's move to the second last question, is this one. The collection of questions in this chapter. Tell me the answer without watching. You should remember, just before this one I have told you that there are 6 questions in this chapter, right? तो जैसे ही पता चला 6 है तो that means सबके लिए वो 6 ही है ना। ऐसा तो नहीं मैं 7 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और आप बोलोगे 6 ही है इसके अंदर, राइट? दैट मीन्स दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ये हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जितने क्वेश्चन है वो आपको भी वही दिखेंगे जो मुझे दिखेंगे। दैट मीन्स यू ऑलवेज गेट द आंसर सेम, ठीक है? दैट मीन्स इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स वाई दिस इज, व्हाट इज द आंसर? परफेक्ट, दिस वन इज यस, दिस इज अ सेट अगेन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन. A collection of most dangerous animals of the world. Tell me, क्या डर लगता है? सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है आपको? क्या नाम आया पहले दिमाग में? ओके, अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछूं डायनासोर है, नहीं है, लेकिन डायनासोर उनको लगता है, राइट? किसी और से पूछो तो पता चला किसी छोटे बच्चे ने, उसको टाइगर बड़ा क्यूट लग गया है, तो वो तो कभी बोलेगा नहीं कि टाइगर डेंजरस है, बट मेरे लिए तो टाइगर बहुत डेंजरस है। किसी और के लिए मे बी चूहा भी डेंजरस हो सकता है, राइट? तो वी नेवर नो कि किसके लिए कौन सा सबसे डेंजरस एनिमल है। तो अगर हम बोलेंगे ये किसी 10 से भी अगर आप पूछो रूम में या फिर जहाँ आप बैठते हो वहाँ पे पूछो तो सबके आंसर डिफरेंट होंगे, इजंट इट? दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टोटली डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन। हम कैसा परसेप्शन रखे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि इसका आंसर हमें कभी भी यूनिक नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये समझ में आया कि इसके आंसर हमें यूनिक नहीं मिलने वाले हैं, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट। दैट मीन्स दिस वन इज नॉट अ सेट। गॉट इट? सो जैसे भी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट? We have to just check whether it is a well defined or not and whether the answers are same or not. जैसे ही आंसर सेम आए it is a set, जैसे ही आंसर डिफरेंट आए this is not a set. ओके, क्लियर? ठीक है, तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। हमारे लिए ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है और कैसे डिफाइन करना है। ओके, चलो अब यहाँ देखते हैं क्या है। लेट a equals to 1 2 3 4 5 6. What is the meaning of this? आप देख के पहले क्या दिमाग में आ रहा है? परफेक्ट, दैट मीन्स दिस वन इज अ सेट। जैसे ही हमने कैपिटल लेटर देखा उसके बाद इक्वल टू साइन है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और सारे एलिमेंट्स इसके अंदर कमा से सेपरेटेड हैं और फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी हो रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं तो ये ऐसा है, ये कहीं भी लिखा होगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब ही है कि A इज अ सेट और 1 2 3 4 5 6 आर इट्स एलिमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस इज द यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू हियर? क्या करना है हमें? इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। एप्रोप्रिएट सिंबल, व्हाट इज द सिंबल?
अगर आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा एप्सिलॉन, राइट? एप्सिलॉन तो सही है क्योंकि एक्चुअल में एप्सिलॉन है, बट इन टर्म्स ऑफ मैथ हम क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, ओके? और डज नॉट बिलोंग्स टू, जैसे हम इसे क्रॉस किए तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना? इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब हमें यहाँ चेक करना है कि प्रॉपर एक किसी क्वेश्चंस में कोई एलिमेंट होंगे और हमें चेक करना है कि वेदर दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर गिवन सेट और नॉट। हमें ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर 5 लिखा हुआ है यहाँ पे एलिमेंट, वो एलिमेंट ए के अंदर है या नहीं है। ये जो एलिमेंट 8 है वो इस सेट के अंदर है या नहीं है, राइट? तो एक हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप जज करो, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 5, सो 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। अब चेक करो आप, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। अरे 5 तो यहीं पे है। जैसे ही हमें 5 मिला, दैट मीन्स 5 इज इनसाइड दैट ए, दैट मीन्स उस फैमिली के अंदर है वो। जैसे ही हमें पता चला ये उस फैमिली के अंदर है, मतलब वो बिलोंग करता है उस फैमिली से। और व्हाट इज दिस फैमिली हियर? ये फैमिली यहाँ पे है सेट ए, दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू सेट ए। सो हमें यहाँ पे कौन सा सिंबल देना होगा? करेक्ट, दिस वन इज बिलोंग्स टू, ठीक है? हम कैसे बोलते हैं? 5 बिलोंग्स टू ए, ओके। नाउ टेल मी क्या होगा इसका आंसर? डज 8 बिलोंग टू हियर ए? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि सबको दिख रहा होगा यहाँ 8 तो है ही नहीं। जब 8 उसके अंदर है ही नहीं तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं कि उस फैमिली में बिलोंग करता है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? नो, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो हम बस इसको कट कर देंगे, ठीक है? चलो अभी क्या है? 0। डज 0 बिलोंग टू ए? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज वी कैन नॉट सी। 0 यहाँ पे है ही नहीं इसके अंदर, दैट मीन्स 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज 4, डज 4 बिलोंग्स टू ए? चेक करो 1 2 3 4, अरे यहीं पे है 4, दैट मीन्स यस 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है? 2 के बारे में आपका क्या है कहना? 2 भी बिलोंग करता है ए को, बिकॉज हम डायरेक्टली देख सकते हैं। नाउ अगेन 10 उसके अंदर तो है ही नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टिल नंबर 6 ओनली। तो क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग टू। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल है ना? इसे क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल होते हैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या मतलब है और क्यों ऐसा है, ओके? चलो बच्चों, तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया है? अब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चेक करते हैं इसमें हमें क्या करना है, ठीक है? राइट द फॉलोइंग सेट्स, ओके? सबसे पहले तो यहाँ लिख दिया गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स, दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि हमें अब चेक नहीं करना है कि वो सेट है या नहीं है। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन हैं वो सारे के सारे सेट हैं, ठीक है? दैट मीन्स उसको प्रॉपर हम लोग लिख सकते हैं और सेम आंसर हमें मिलना चाहिए इन रोस्टर फॉर्म, ओके? ना कुछ याद आ रहा है आपको? कितने सारे फॉर्म्स हमने पढ़े थे जब हम पढ़ रहे थे सेट्स का चैप्टर? परफेक्ट। देयर आर 2 फॉर्म्स। व्हाट आर दोज 2 फॉर्म्स? एक तो है आपका रोस्टर फॉर्म और इसको हम समटाइम्स टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है? जो भी सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स को हम प्रॉपरली टेबुलेट करते हैं, लिखते हैं, उसको प्रॉपरली एक्सपैंड करते हैं, राइट? तो दैट्स वाई ये कहा जाता है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। अब हमारे पास दूसरा फॉर्म जो है वो कौन सा है? यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है उस फॉर्म में, क्या नाम है उसका? सेट बिल्डर फॉर्म। उसके अंदर हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड ना करके एक जनरलाइज सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना, कोई भी सेंटेंस होता है जो वेल डिफाइंड होना चाहिए और उसका एक ही आंसर आना चाहिए। तो सेम वे में हम क्या करते हैं? कोई भी जो हमारे पास फॉर्म होता है सेट का, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सबको उसका मीनिंग सेम समझ में आना चाहिए, राइट? अगर मैं जैसे आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपके लिए भी वो आंसर सेम होगा, आपके दूसरे क्लासमेट के लिए भी वो आंसर सेम होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? इसको एक जनरलाइज सेंटेंस से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। बट अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो वो कैसे हो जाएगा? मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स के नाम या तो रोल नंबर या तो मैं उसको किसी और तरह से डिस्क्राइब करने के लिए प्रॉपरली, जैसे अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 40 के नाम वहाँ पे लिखूँगी, तभी वो समझ में आएगा, राइट? तो ये हमारे लिए 2 बेनिफिशियल चीज़ें हैं जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो एक तो हमारी राइटिंग क्या होती है? क्रिस्प हो जाती है और यहाँ पे समझ में आ जाता है इजीली कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके?
और जब हमारे पास रोस्टर फॉर्म होता है तो रोस्टर फॉर्म में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि सबसे पहले ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि अगर मैंने उसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखा और आपने अगर 2 3 4 5 1 लिखा है तो दैट विल बी रॉन्ग। ये दोनों ही करेक्ट हैं। और दूसरी बातें क्या होती है, अगर उसमें रिपीटेशन है तो वी विल नॉट अलाउ द रिपीटेशन। मतलब अगर हमने उसके अंदर 1 2 3 4 5 5 6 लिखा है तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6। वी विल नॉट रिपीट 5 2 टाइम। अंडरस्टूड? दैट मीन्स हमें यहाँ रिपीटेशन नहीं करने हैं, ठीक है, अदर ये नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो या कुछ भी हो। ओके तो ये हमारे पास दो फॉर्म होता है। अब चलो चेक करते हैं कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जो भी हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है ना उसे हम बस एक्सपैंड करेंगे, उससे हमें क्या समझ में आया हम वो चेक करेंगे और वही उस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। गॉट इट? चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो हम दैट हमारे पास पूरा क्लियर हो जाए कि क्या करना है यहाँ। ओके तो क्या बोल रहा है, a इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ऑलवेज रिमेंबर ये शुड बी कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ब्रेसेस ही होने चाहिए, ठीक है। ओके नाउ व्हाट इज रिटन, x कोलोन x। x कोलोन x का क्या मतलब है, यहाँ हम इसको कोलोन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इसको, x सच दैट x। ऑलवेज रिमेंबर ये जो यहाँ पे एब्रिविएशन हम यूज़ करते हैं वो हर जगह पे डिफरेंट मीनिंग देता है, राइट। तो यहाँ पे हम इसका मतलब क्या समझते हैं, x सच दैट x इज एन इंटीजर। सबसे पहले तो ये इंटीजर, दैट में जैसे ही इंटीजर बोलूँ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नंबर लाइन है, उसके लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी हमें सारे इंटीजर्स को इंक्लूड करना है। ओके एंड द सेकेंड कंडीशन इज गिवन हियर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 और x इज लेस देन 7, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ पे, दैट मीन्स x जो है वो -3 और 7 के बीच में है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड x इज लेस देन 7। ऑलवेज रिमेंबर जब ऐसे साइन होते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल टू और जब ऐसा साइन इधर होता है और ये बीच में होता है तो वी से एंड, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये वाला कंडीशन मिला तो अब हमारे नंबर जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे, है ना। अगर ये नहीं होता, अगर ये इंटीजर तक रहता तो दैट मीन्स नंबर लाइन के सारे इंटीजर्स इंक्लूड होते, बट यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग वैल्यूज़ दी हुई हैं, लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है। तो चलो हम लिखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, सी हियर द सेट्स नेम इज a, तो वी कैन नॉट चेंज दैट। कोई भी इसको नाम चेंज नहीं कर सकता, ये हमेशा a है तो a ही रहेगा। अब नाउ a इक्वल्स टू, ओके x says that x is an integer and x is in between -3 and 7। तो -3 and 7 के बीच में चलो हम नंबर लाइन बना लेते हैं आपके लिए। सपोज दिस वन इज 0, ठीक है, एंड हियर इट इज़ कमिंग, हियर इट इज़ गोइंग। तो सपोज ये -3 है, सो व्हाट इज़ द इंटीजर आफ्टर -3, ऑफ कोर्स इट विल बी -2 देन -1 देन इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, राइट। अब हमें चेक करना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। सी -3 लेस देन और इक्वल टू, दैट मीन्स इक्वल टू साइन इज ऑल्सो देयर, शुड वी इंक्लूड दिस -3, ऑफ कोर्स येस, आंसर विल बी येस, है ना, -3 होगा क्योंकि इक्वल साइन यहाँ पे है। अब इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा इंटीजर कौन है -3 से, जस्ट बड़ा वाला -2, सो ये -2 भी हो गया। अब हमें क्या -1 लेना है, ऑफ कोर्स लेना है। अच्छा ये बताओ मुझे -1.5 ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये इंटीजर है और इंटीजर क्या होता है 1 1 के डिफरेंस पे ही होता है, ठीक है, और वो होल नंबर ही होने चाहिए। दैट मीन्स होल नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट 0 इज ऑल्सो देयर, देन 1 2 3 4 5 6। नाउ लेट्स सी, क्या हम 7 को इंक्लूड करेंगे, हियर सी ओनली लेस देन साइन इज देयर, नो इक्वल साइन। तो जैसे ही हमें लेस मिला है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है कि 7 से छोटे वाले को ही सिर्फ इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट इंक्लूड 7। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ गए यहाँ, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 and that's all।
Understood? So this is the answer. This answer will be for me also same and for you also same. ठीक है, चलो अभी we go to next question. इसमें क्या करना है हमें? X such that x be equals to x such that x is a natural number. जैसे ही natural number बोला तो क्या आएगा दिमाग में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to infinity. But wait, this is less than 6. Okay, जैसे ही less than 6 बोला तो हमारे को क्या समझ में आना चाहिए? क्या मतलब है इसका? लेस देन 6, क्या ये 4 तक होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 6 तक होगा? नहीं। तो फिर क्या होगा? ये 5। क्यों? बिकॉज 6 से जस्ट पहले वाला नेचुरल नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें रोस्टर फॉर्म में, सो दिस वन विल बी इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर है, यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं है, बट एज कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये नेचुरल नंबर है, सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। तो 1, देन 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 वी डोंट हैव टू इंक्लूड, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। C equals to x such that x is a 2-digit natural numbers such that the sum of its digits is 8. देखो हमें क्या लेना है? 2-digit natural number। जैसे ही हमने 2-digit natural number बोला, so what is the meaning of this? क्या हम यहाँ पे 09 बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। 2-digit natural number का मतलब है it will start from 10. Perfect, because यहाँ पे हमें 08 नहीं लेना है। 2-digit नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो नेचुरल नंबर जैसे ही हमने बोला, 0 एक्चुअली नेचुरल नंबर नहीं है और हम 09 तक को 2-digit बोलते भी नहीं हैं। इट इज़ अ 1-digit नंबर, इजंट इट? तो जैसे ही हमने 2-digit नंबर बोला तो ये स्टार्ट होगा 10 से। ठीक है, अब हमें वैसे ही नंबर इंक्लूड करने हैं जिन दोनों डिजिट का सम जो है वो 8 होगा। तो 10 का सम क्या होता है? 1। 11 का सम क्या होता है? 2। इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो हमें चेक करना होगा कि किसका सम 8 होता है, राइट? तो अगर आप ऐसे चेक करोगे, अच्छा ठीक है 11 भी नहीं 12 भी नहीं, जाते जाते 17 तक पहुँचे, बोले हाँ अब इसका ऐसे आ रहा है, फिर आप काउंटिंग करोगे, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, राइट? तो सबसे पहले क्या कर लो कि 8 का जो कॉम्बिनेशन है सम वाला वो सारे निकाल लो, राइट? चलो हम यहाँ पे करते हैं इसको। ये हमारे पास 8 है, इसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 + 8, बट 0 + 8 हम लेंगे नहीं बिकॉज 08 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है 2 डिजिट का। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1। So 1 plus how much is 8? It is very good 7. Then 2 plus correct 6. Then 3 plus of course 5. Then 4 plus yes it will be 4. Now 5 plus of course 3. Then 6 plus 2. 7 plus 1. Should we include 8? Of course because 80 is a natural number, right? तो अब क्या करना है आपको? बस यहाँ पे लिख दो C equals to, this bracket will start and then we have to just write the numbers, remove the plus sign को हटा के जो नंबर है as it is लिख दो। so it is what 17 हो जाएगा, then 26 होगा, ऐड करते जाओ और चेक करो, है ना ये सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, बट सम क्या है? वो 8 है। ओके, सो 35, then 44, then 53, then 62, 71 and the last one is 80. Understood? This is your answer for the question number 3rd. Now let's move to the question number 4. क्या है इसमें? D equals to here x such that x is a prime number. ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर जैसे ही बोला क्या नंबर होगा? स्टार्ट 2 3 then 5 and so on. दैट मीन्स प्राइम नंबर का मतलब याद तो है ना आपको, हमने पहले ही पढ़ रखा है, फिर भी मैं रिकॉल करा दूँ। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसके 2 ही फ्रैक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और दूसरा 2, सॉरी एक 1 और दूसरा वो खुद ब खुद। ठीक है, दैट मीन्स के 2 ही फ्रैक्शन हो सकते हैं, एक 1 और दूसरा वो इटसेल्फ। ठीक है, तो बस 2 फैक्टर वाले प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, अब क्या करना है? विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, कैसे निकालेंगे हम? देखो, जैसे ही हमें 60 का डिवाइज़र बोला है और वो प्राइम नंबर से डील करना है, देन वी हैव टू टेक द करेक्ट एलसीएम। तो चलो हम एलसीएम लेते हैं। क्या क्या हो जाएंगे?
सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा है 2, 1 को लेंगे नहीं बिकॉज 1 प्राइम नंबर नहीं है और 1 से लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है, 60 पे पहुंचेगा, राइट। तो 2 क्या होगा यहाँ 30, देन 2 अगेन, देन इट विल बिकम 15, देन 3 हियर, इट विल गिव यू 5। इसके बाद क्या हम फैक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो 2 इज ऑल्सो प्राइम, येस, 2 दिस ऑल्सो प्राइम, 3 इज ऑल्सो प्राइम एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम। सो सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये गिवन बाय डी है। तो अब बताओ हमें इसके अंदर क्या लिखना होगा? 2 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज 2 इज देयर। अब मुझे बताओ क्या हम नेक्स्ट टाइम अगेन 2 लिखे? याद है मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था? रोस्टर फॉर्म में कभी भी हमें नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स या एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने होते हैं। तो ऑलरेडी हमने एक बार लिख लिया है, सो दैट्स वाई हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 3 एंड 5। तो हमारे पास इसका आंसर 2, 3 एंड 5 ही होगा और वो सबके लिए यूनिक होगा बिकॉज दिस इज अ सेट। परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दिस क्वेश्चन हियर? E equals to the set of all letters in the word trigonometry। ठीक है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है आगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेट बनाना है जिसमें सारे लेटर ट्रिग्नोमेट्री के इंक्लूड हो। तो चलो हम जस्ट लिखना शुरू करते हैं। अब तो इट्स ईजी है फॉर यू, इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ मैथ्स नहीं करना है, बस लॉजिक देखना है। सो व्हाट इज हियर? E इक्वल्स टू कौन कौन से लेटर है? जस्ट सी एंड टेल मी। हाँ, पहला है T, ओके, देन यस R, देन I, देन G, देन O, देन N। रुक जाओ, क्या हमें लिखना है ये O अगेन? नहीं, क्यों? बिकॉज दिस O वी कैन नॉट इंक्लूड एज दिस O इज ऑलरेडी हियर। तो हमें क्या करना है? कोई भी नंबर, लेटर या एलिमेंट रिपीट नहीं करने हैं। सो वी कैन नॉट इंक्लूड O, ये इंक्लूड नहीं होगा। अब चेक करो M अभी तक हमने नहीं लिखा है, सो वी हैव टू राइट M, ठीक है। अब हमें E लिखना है, यस, अभी तक हमने E लिखा नहीं है, तो E भी लिख लिया ना। देखो TR हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है यहाँ, सो दैट्स वाई हम इसको वापस नहीं लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? लास्ट वन Y, और ये पैरेंथेसिस हमारा दिस ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज वेरी सिंपल। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेट्स सी। F इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। दिस इज जस्ट सिमिलर टू दिस वन, है ना। तो आप मेरे को इसका आंसर लिख के बताओ। मैं आपको बता नहीं रही, आप जस्ट लिखो और फिर चेक करो वेदर द सेम आंसर वी आर गेटिंग और नॉट। चलो, तो ये क्या है? इसको रिप्रेजेंट किया है हमने F से। क्या होगा ये? यस, परफेक्ट। आई एम नॉट टेलिंग, आई जस्ट चेक वेदर यू ऑल आर राइटिंग द सेम आंसर और नॉट। या हैव यू गॉट BETR? आप सबको भी यही मिला है ना? क्यों? बिकॉज देखो B अभी तक हमने नहीं लिखा था, तो फर्स्ट एल B लिखेंगे, E भी लिखेंगे, T भी लिखा हमने, बट ये T नहीं लिख रहे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये रिपीट हो रहा है। अगेन E नहीं लिखेंगे बिकॉज E ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, सो हम लोग लिखेंगे बस लास्ट वाला R। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर ये 6 नंबर का लेटर है, वर्ड है जिसमें कि हमें 6 लेटर्स हैं, तो सारे के सारे आने चाहिए हमारे प्रॉपर सेट में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? बिकॉज हम रोस्टर फॉर्म में कोई भी नंबर, लेटर, एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स, अगेन दीज आर सेट्स, ठीक है। तो हमें सोचना नहीं है कि वेल डिफाइंड है या नहीं, ठीक है। तो दीज आर सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें यहाँ पे जो सेट्स हैं वो कौन से फॉर्म में गिवन है? जैसे ये सारे देखो यहाँ लिस्टिंग किए हुए हैं, एक्सपेंशन में हैं, तो ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अब इन सारे रोस्टर फॉर्म वाले सेट को हमें कौन से फॉर्म में लिखना है? अर्लियर फॉर्म, जो क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें वर्डिंग्स में लिखनी है, एक्सपेंशन ऐसे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक मैं आपको सिंपल सा आइडिया दे रही हूँ, जब भी हम लिखते हैं ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपका आंसर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्सपेंशन में, रोस्टर फॉर्म में, इट विल बी ऑलवेज यूनिक, बट सेट बिल्डर फॉर्म में आपका आंसर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फ्रेंड के साथ मैच करे या मेरे साथ मैच करे, ठीक है। लॉजिक सेम होगी वहाँ, बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वे ऑफ राइटिंग ये हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, ठीक है। बिकॉज मे बी हम किसी एक चीज़ को 2-3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी को समझाने के लिए। तो मैं मे बी किसी अलग तरह से लिखूं, आप किसी अलग तरह से लिखो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि दोनों सेंटेंस का, दोनों फॉर्मेशन का मतलब जो है वो यूनिक होना चाहिए, आंसर यूनिक होना चाहिए। ओके,
चलो तो हम चेक करते हैं कि कैसे लिखना है। सो फर्स्ट वन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ए, सपोज हमने इसको कंसिडर कर लिया ए, ठीक है, तो लेट्स सी हियर, लेट्स से ए इक्वल्स टू, ये हमारे पास गिवन है 3, 6, 9 एंड 12। अब चेक करो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लॉजिक है इसको लिखने के पीछे, ठीक है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, उसके बाद 6 आ रहा है, फिर 9 है, फिर 12 है, ये 3 के टेबल में है, इजंट इट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, बट ये 4 तक ही है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 3 का टेबल है और वो 12 तक है। तो हमें कैसे लिखना होगा इसको, जस्ट थिंक, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप अभी तक नहीं जानते और हम लोग डिफरेंट तरीके से लिखने वाले हैं। वो सारे लॉजिक हमने बचपन में ही पढ़ लिए हैं, उसी लॉजिक को यूज़ करके हमें एक प्रॉपर फॉर्मेशन देना है। ओके, सो लेट्स ट्राई। क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। ये एक्स सच दैट एक्स का क्या मतलब है कि ये हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जो कि अननोन है और जस्ट हम इसको एज अ नोमेनक्लेचर देते हैं जिसमें वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे जो भी इसके अंदर हैं, ठीक है, जनरलाइज करने के लिए। ओके, तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, कैन वी राइट 3n, ठीक है, 3n तो लिख दिया। अब हमें n को डिफाइन करना होगा क्योंकि हमने नया यहाँ पे एक लेटर लिया है, नोमेनक्लेचर लिया है नया। तो 3n वेयर, कमा का मतलब यहाँ पे है वेयर, क्योंकि हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे ही बोला तो कैसे स्टार्ट होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इन्फिनाइट, राइट। बट देखो हमें कहाँ तक जाना है, 12 तक। अगर 1 2 3 4 5 6 लेते गए तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, बट हमें स्टॉप करना है 12 पे। तो 12 पे स्टॉप करने के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बस 4 होनी चाहिए। जैसे ही वो 5 हुआ तो ये हो जाएगा 15, और जो कि हमारे सेट में है ही नहीं, तो हमें 12 तक लेना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक और कंडीशन, उसके लिए हमने लिखा एंड लेस देन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, करेक्ट, वी हैव टू राइट 4। क्यों 4, बिकॉज हम 4 से आगे नहीं जा रहे हैं। अगर हमें सिर्फ लेस के फॉर्म में लिखना है आपको तो आप ये भी लिख सकते हो लेस देन 5, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी आ जाएगा कि ये 4 तक है, 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। हम किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ने ऐसे भी लिखा होगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पे हमने n को डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 4, दोनों ही लिमिट लगा दी। एंड देन उसके बाद लिखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स इसको हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही हमने इसको लिखा इसकी मीनिंग, इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए जो मेरे से मिल रही है, जो आपको मिल रही है। दैट मीन्स इन सब का मतलब यही आना चाहिए। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो व्हाट इज देयर इन दिस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास है, सपोज ये हमने ले लिया, दिस इज अ सेट B, तो यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, 2 4 8 16 32। तो अब इसको कैसे सोचेंगे कि क्या लिखा है, कौन सा लॉजिक यूज़ किया गया है, ठीक है। 2 के बाद 4 आ रहा है, ओके, तो अगर हम 2 + 2 करते हैं तो 4 आ रहा है, बट 4 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आता है, बट यहाँ तो 8 है, तो ये वो इवन नंबर वाला फॉर्मेशन नहीं है। 2 का टेबल अगर हम याद करें, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वो भी नहीं है। तो हम क्या सोच सकते हैं, जस्ट देखो, अगर हम पावर के फॉर्म में सोचें, 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is what, 2 cube is 8, 2 to the power 4 ये 16 होता है, and so on till 5, है ना। तो दैट मीन्स हमारे पास वो लॉजिक समझ में आ गया कि इसमें ये फॉर्म लिया गया है। तो अब चलो चेक करते हैं कैसे लिखना है इसको। सेम वे, ये हमेशा सेम रहेगा नोटेशन। सो एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, कैन वी राइट हियर 2 to the power n, लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ 3n लिखा था तो यहाँ 2 to the power n लिख दिया हमने। वेयर, कमा का मतलब वेयर, अब देखो n बिलोंग्स टू, कैन वी राइट नेचुरल नंबर अगेन, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे ही 1 से स्टार्ट हुआ है तो हमें इंटीजर नहीं सोचना है, नेचुरल नंबर बोल देंगे, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। एंड अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n लेस देन इक्वल टू 5, कैन वी राइट, गॉट इट। कैसे लिखना है हमें, इट्स वेरी इजी। और आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मैंने कहीं भी सेंटेंस नहीं यूज़ किया है। तो देखो मैथ्स में सबसे अच्छा ब्यूटीफुल तरीका क्या होता है लिखने का, कि यू डोंट हैव टू यूज़ दैट मच इंग्लिश,
उतना ज़्यादा नहीं लिखना है और कुछ लिखना भी नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस को सिर्फ मैथमेटिकल सिंबल्स और रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये बहुत बड़ा लगेगा पढ़ने में, बट हमने लिखा कितना छोटा है ना। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ मैथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 3। यहाँ पे है 5, 25, 125 एंड 625। अब चेक करो कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 5, देन इट विल बी 625, है ना। दैट मीन्स इट इज द पावर ऑफ 5, करेक्ट। सो सेम वे, सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग सपोज c इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, इफ c इक्वल्स टू दिस वन, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x इक्वल्स टू, यू टेल मी। चलो आप लोग भी फटाफट लिखो और मैच करो आंसर। 5 to the power n, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा? अगेन हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। एंड अब हमें क्या लिमिटिंग वैल्यू देनी होगी यहाँ पे? n, टेल मी, लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जा रहा है? 1 2 3 4। सो वी कैन राइट हियर टिल 4। डन। सो दिस वन इज ऑल्सो डन। नाउ ये सारे हमारे हो गए। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 2 4 6 एंड सो ऑन। तो जैसे ही हमने 2 4 6 एंड सो ऑन लिख दिया तो ये क्या हो गया है हमारे पास? करेक्ट, इवन नंबर्स तो दिख रहा है। अब हम इवन नंबर्स को क्या लिखेंगे? हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज डी। ठीक है, हमने मान लिया कि ये डी सेट है, तो डी के अंदर एक्स सेज दैट एक्स, अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, लिख सकते हैं ऐसे। x such that x is an even positive integer। क्यों हमने पॉजिटिव इंटीजर लिखा है? अगर डायरेक्टली इंटीजर लिखते तो क्या होता? नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, इवन नंबर। पॉजिटिव इंटीजर लिखा तो आप बोलोगे कि जीरो के बारे में, दैट्स वाई मैंने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर। जीरो जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर भी नहीं आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 4 6 सारे हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर। गॉट इट? चलो ठीक है, ये हो गया। एक और तरीके से हम चलो लिखना चाहें जहाँ पे हम ज़्यादा सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे, तो क्या कर सकते हैं? x सच दैट x इक्वल्स टू, सोचो, कैन वी राइट 2n? ओके, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स ऑल। अगर देखो इसके बाद हमें लिमिटिंग वैल्यू नहीं लगानी है। क्यों? बिकॉज जैसे ही हमने लिमिटिंग वैल्यू लगा दी तो ये स्टॉप हो जाएगा कहीं पे। बट यहाँ हम देख सकते हैं कि डॉट 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 इज गिवन, राइट। तो जैसे ही डॉट 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 इज गिवन दैट मीन्स इट गोज टू इन्फिनिटी। सो वी कैन जस्ट स्टॉप ओवर हियर ओनली। 2 इंटू एन मतलब यहाँ पे n हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, तो पहला नंबर हमारे पास 2 आ रहा है। देन 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। क्लियर? चलो अब मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वन। सो दिस इज सपोज दिस इज e, ठीक है, e इक्वल्स टू दिस वन। तो अब हम e को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थिंक अबाउट द लॉजिक हियर। 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, सो ऑन टिल 100। ये कौन से फॉर्मेशन में है? ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो ये है क्या? क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो टिल 10 स्क्वायर। बट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, ये हमारा 10 तक जा रहा है, तो हम इसको कैसे स्टॉप करेंगे? जस्ट सी, x such that x equals to, yes, n square where n belongs to natural number and n is less than and equal to 10. Perfect. This one is done, isn't it? तो हमने इसको भी ऐसे लिख दिया so that इसका आंसर जब भी कोई देखेगा तो उसको सेम दिखेगा, है ना। So this is the proper way of writing anything in the set builder form. ठीक है बच्चों, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो ये भी क्लियर है हमारे पास कि सेट इज गिवन, ठीक है। सेट सारे कौन से फॉर्म में है देख के आप बता सकते हो। दीज ऑल सेट्स आर इन, यस, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारे सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशंस हैं उसे हमने लिस्ट करना है, लिस्टिंग करनी है उसके।
लिस्टिंग करने का मतलब क्या है? दैट मीन्स हमें इसको एक्सपैंड करना है, दैट मीन्स हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना है जो कि हमारा रोस्टर फॉर्म है। सो सिंपल, समझो इसको, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपको रोस्टर फॉर्म लिखा गया है तो ही लिखना है या टैबुलर फॉर्म लिखा गया है, लिस्टिंग का मतलब ही वही होता है, राइट। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म से जो भी हमें मीनिंग समझ में आ रही है, और ऑलवेज रिमेंबर वो मीनिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर करते हैं। टेल मी, तो क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन में? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जैसे ही नेचुरल नंबर आया हमारे पास 1 आ गया, बिकॉज 1 ऑड भी है और नेचुरल भी है। उसके बाद क्या होगा? 2 तो नहीं लिख सकते बिकॉज 2 इज इवन, तो क्या होगा नेक्स्ट? 3, परफेक्ट, देन 5, देन 7 एंड टिल कहाँ तक? कहीं भी नहीं जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, कोई स्टॉपिंग लिमिट नहीं है, बिकॉज बस हमें ऐसे ही दे दिया गया है कि ऑड नेचुरल नंबर, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, तो इट कैन गो टिल इन्फिनाइट। तो हमने बस ऐसे लिख देना है। डन, सो दिस क्वेश्चन इज डन। सो सिंपल इजंट इट? बहुत ईजी है ये। अब चलो 2 पे चलते हैं। b इक्वल्स टू एक्स इज दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर पता चल गया, तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -1/2 से लेके 9/2 तक, और दोनों के बीच में ही है वो। यहाँ इक्वल साइन नहीं दी गई है। अगर इक्वल साइन नहीं दी गई है दैट मीन्स इसके इक्वल नहीं हो सकता। ऐसे भी अगर इक्वल साइन रहती भी तो क्या -1/2 इंक्लूड होता? नहीं होता। क्यों? इंटीजर नहीं है वो, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं नंबर लाइन में कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया नंबर लाइन। यहाँ पे 0 रखा है हमने, बिकॉज जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो कम है। अब ये अगर हमारा है -1/2, तो बताओ -1/2 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ 0.5 ओनली, इजंट इट? तो 0.5 के बाद उससे बड़ी कौन सी वाली इंटीजर होगी यहाँ पे वैल्यू? 0 ओनली, ठीक है। तो 0 है। देन हमें क्या लेना है? 1, 2, 3, 4। अब बताओ 9/2 की क्या वैल्यू होती है? 4.5। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं यहीं पे होगा। चलो इधर भी होगा, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। दिस इज़ व्हाट? नथिंग बट 9/2, दैट इज़ नथिंग बट 4.5। अब मुझे आप बताओ कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें इंक्लूड करने हैं? इन दोनों के बीच का सिर्फ इंटीजर लेना है। सो 0 इज इंटीजर, 1, 2, 3 एंड 4। डन। सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट हियर b विल बी इक्वल टू, b का वैल्यू यहाँ होगा 0, देन 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। 5 नहीं ले सकते बिकॉज ये 4.5 है, तो उससे बड़ा हमें लेना नहीं है, ठीक है। डन। चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप। c इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इंटीजर, तो ये बात सोच लेना कि वो पॉजिटिव ही लेनी है। इंटीजर मीन्स एनीथिंग, नेगेटिव ऑल्सो पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। अब हमें कंडीशन मिला है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब है? अब बताओ, इक्वल वाली पहले चीज़ें हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 4 के बराबर कब होता है? जब एक्स की वैल्यू, यस, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है। उसके बाद अगर हम -1 ले, प्लस माइनस, यहाँ पे हम प्लस भी ले सकते हैं ना, +-2, जब भी 2 की वैल्यू भी 2 स्क्वायर भी 4 होता है, -2 स्क्वायर भी 4 होता है। सेम वे +-1 की भी वैल्यू में क्या होती है? हमारे पास 1 होती है, ठीक है। और 0 की भी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमारे पास जब हमें स्क्वायर की वैल्यू लेनी है जो लेस देन 4 हो, तो वो क्या क्या हो सकता है? 4, 1 एंड 0 ओनली। क्योंकि अगर हम ये सारे +-2, +-1 एंड 0 ये सारे इंटीजर हैं। अगर हम इसके बाहर का कोई इंटीजर चेक करें, -3 सपोज, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, +3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो दैट मीन्स वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो स्क्वायर वैल्यू ही हो जाएगी मोर देन 4। अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स हमें क्या करना है यहाँ पे? वी कैन राइट c इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? डॉट डॉट, नो डॉट डॉट, बिकॉज ये फिक्स है। सो -2, -1, 0, then 1 and this one is 2. Got it? This is our answer. ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। d इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब हमें लॉयल में ये जो वर्ड है
इसमें जो भी लेटर्स है उसका हमें लिस्टिंग करना है। जैसे ही लिस्टिंग करने का मतलब आया, दैट मीन्स हमें समझ में आना चाहिए ये रोस्टर फॉर्म है, और रोस्टर फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या फंक्शन होता है कि उसमें हमें कोई भी लेटर या नंबर रिपीट नहीं करने होते। तो चलो L लिख लिया हमने, O लिख लिया, Y लिख लिया, A लिख लिया। क्या हमें लास्ट में L अगेन आ रहा है तो लिखना है? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमारा आंसर टिल यहीं तक होगा, है ना? ठीक है, गॉट इट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। E इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब हमें इसमें वही वाले मंथ इंक्लूड करने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो आई थिंक ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है ना कि कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो अब आप हमें बताओगे कि कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं। तो चलो, दिस शोज E इक्वल्स टू कौन कौन से मंथ लेने हैं। शुड वी इंक्लूड जनवरी? जनवरी को लेना है? नहीं, बिकॉज जनवरी में 31 डेज होते हैं। ठीक है, फरवरी ऑफ कोर्स सबका आंसर होगा सबसे पहले। क्यों? बिकॉज इसमें कभी भी 30 डेज भी नहीं होते हैं, तो 31 की तो बात ही नहीं है। फरवरी, ठीक है। मार्च नहीं ले सकते, देन अप्रैल लेना है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ यहाँ। अप्रैल के बाद हमें क्या लेना होगा? मई? नहीं, बिकॉज उसमें भी 31 डेज होते हैं। विल गो टू जून। जुलाई भी 31 डेज, अगस्त भी 31 डेज, सो सितंबर, सो आई विल राइट सितंबर। देन अक्टूबर भी 31 डेज का है, सो आई विल राइट नवंबर। और दिसंबर भी आपको सबको पता है 31 दिसंबर में सब पार्टी करते हो, तो दैट ऑल्सो कैन नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, तुम्हारे पास कितने मंथ्स आए? 1 2 3 4 5, और सबके लिए यही आंसर होगा, है ना? द लास्ट क्वेश्चन इज f इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट याद है ना, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। कितने अल्फाबेट्स होते हैं? कितने टोटल अल्फाबेट्स हैं? 26, वॉवेल्स 5, तो कॉन्सोनेंट कितने हुए? फटाफट सब्ट्रैक्शन करो, 21। यस, x says that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। precedes k का मतलब जस्ट k से पहले वाला। ठीक है, k को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट मीन्स यहाँ लेस देन वाला साइन है। ठीक है, तो चलो इसका लिखते हैं आंसर हम। क्या हमें a लिखना है? नहीं, बिकॉज ये वॉवेल होता है, राइट? तो b लिख दिया, c लिख दिया, d लिख दिया, e लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। f, ठीक है, A B C D E F, then G, ओके, H। ना टेल मी I लिखना है क्या? नहीं, बिकॉज वो भी है हमारा वॉवेल, तो I भी नहीं। उसके बाद क्या आता? A B C D E F G H I, then J। अब इसके बाद आता K। शुड वी राइट K? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज प्रीसीड्स K बोल रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? आई होप आपको हम समझ में आ रहा है और हम कैसे लिस्टिंग करते हैं ये भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो अब हम इसमें देखते हैं कि अब हमसे ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये देख के ही आप समझ गए हो दिस इज इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको पता चल गया है रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे लिखना है। ठीक है, अब हमें बस यहाँ पे मैचिंग करनी है। ओके, तो लेट्स सी। एक तो तरीका है कि 1 2 3 4 यहाँ पे देखा हमने 1 2 3 6 है, अब इसको देखो कि यहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका है जस्ट मैच कर लो, आप चेक कर करके कि कौन सा यहाँ पे पहले चेक करो और फिर उधर मैच करो। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हम यहाँ नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि आप ये लर्निंग स्टेज में हो, आप सीख रहे हो कि हमें कैसे पता करना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि क्या करना है, ये जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन स्टेटमेंट हैं, सेट्स हैं, उन सबको आप एक्सपैंड कर लो, लिस्टिंग कर लो। ठीक है, तो चलो यहाँ करते हैं। क्या बोल रहा है? x says that x is a prime number and a divisor of 6। तो 6 के कितने डिवाइजर होते हैं? 2 and 3 ओनली, है ना? वही प्राइम नंबर है, तो कौन कौन से आंसर आएंगे इसके अंदर? करेक्ट, सिर्फ 2 and 3। ओके, मुझे पता है काफ़ी लोग देख के बोल रहे होंगे 2 3 तो यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज़ मैचिंग विद 2। करेक्ट, ओके। नाउ अब ठीक है, आपको इतनी जल्दी मची है तो चलो हम ऐसे भी कर लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ मैच कर लिया हमने। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे दूसरा क्या है। x says that x is an odd natural number less than 10। फटाफट से लिख दो कौन कौन से होंगे। अब तो आपको कुछ समझाना भी नहीं है मुझे, क्या क्या होंगे ये ऑड नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होगा, देन 3, देन यस 5 7 एंड टिल 9 ओनली। क्यों? क्योंकि लेस देन 10 है। किससे मैच हो रहा है ये? परफेक्ट, दिस इज मैचिंग विथ 4। तो चलो बी हो गया आपका 4। अब देखते हैं इसमें क्या है। x says that x is a natural number and divisor of 6।
जैसे 1 भी लेंगे क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ नहीं बोला गया है प्राइम नंबर, ओनली नेचुरल नंबर, तो 1 भी होगा, देन 2, देन 3, 4 होता है क्या? नहीं, तो व्हाट इज दैट? 6, दैट्स ऑल। ये कहाँ है हमारे लेफ्ट हैंड साइड? चेक, यस, इन द फर्स्ट वन। अब आप बोलोगे देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग, क्योंकि ये तो ये है ही, है ना, एक बच्चा है तो उसी से मैच होगा, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि उससे भी मैच ना हो, तो लेट्स सी क्या है। एक्स सेज दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। चलो हम इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको सीखना भी तो है कैसे लिखना है। एम, हाँ ये होगा मैथमेटिक्स, आपके लिए दिया गया है ये मैथमेटिक्स, बिकॉज हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, MAT भी होगा, H विल ऑल्सो बी देयर, तो फिर E भी लिखेंगे हम। फिर से क्या हमें M लिखना है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऑलरेडी है। A भी नहीं लिखना है, बिकॉज ऑलरेडी है, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। T भी नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट इज ऑल्सो देयर। तो क्या लिखेंगे? I, क्योंकि एक बार भी नहीं लिखा है, C भी नहीं लिखा है और S भी नहीं, तो ये सारे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चेक करो आप लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज मैचिंग विथ परफेक्ट दिस वन, so this 3 will go to this D. Understood? So this is our exercise 1.1. सारे के सारे question 6. Now we will move to yes exercise 1.2. Okay, तो अब हम पहुंच गए हैं exercise 1.2 की तरफ, जहां हम सॉल्व करेंगे question number 1. तो चलो देखते हैं इस exercise में क्या है, ठीक है? What is the question here? Which of the following are examples of the null set? Okay, just see, यहाँ पे क्या है हमारे पास? null set, right? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आपको याद है क्या होता है नल सेट? परफेक्ट, नल सेट मीन्स नथिंग बट एम्प्टी सेट, ठीक है? अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? खाली, ठीक है ना? नल मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी मतलब खाली। दैट मीन्स ये तो अच्छे से क्लियर हो गया कि इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कुछ भी नहीं, दैट मीन्स जीरो, बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया? ये क्या ये नल सेट है? इसके अंदर जीरो है, कुछ बोलोगे कि जीरो है, तो ये हो सकता है, बट नेवर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक एलिमेंट तो है जो कि ज़ीरो है, और ज़ीरो क्या है? ज़ीरो होल नंबर भी है, ज़ीरो इंटीजर भी है, राइट? दैट मीन्स ये नंबर तो एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा? अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं जिसका सोल्यूशन ज़ीरो है, ठीक है, ऐसे भी इक्वेशंस हो सकते हैं, राइट? या कोई भी हमने कोई क्वेश्चन लिखा उसका आंसर ज़ीरो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट मीन्स ये सेट है जो वेल डिफाइंड होगा और जिसके अंदर जीरो ही होंगे। सो दिस इज अ सेट, बट दिस इज नॉट नल सेट और एम्प्टी सेट। तो नल सेट और एम्प्टी सेट के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, पूरा का पूरा खाली हो, ये दैट्स वाई एम्प्टी सेट, उसके अंदर कोई नहीं। अगर इस रूम में और कोई नहीं होता तो हम बोल सकते दिस रूम इज एम्प्टी, राइट? ठीक है, तो दैट्स वाई ये कहलाता है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, आइदर आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, दैट मीन्स एम्प्टी, अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय 5। गॉट इट? हम दोनों ही एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं, आइदर आप ये वाला यूज़ करो और ये, ठीक है? तो ये हमारा हो गया नल सेट। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डील करते हैं नल सेट के साथ। तो चलो देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है। अब हमें बस जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके बारे में बताना है कि वो नल सेट है या नहीं है। ओके, अब क्लियर हो गया? दैट मीन्स अगर एक भी उसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा तो ऑफकोर्स वो होगा नल सेट, और अगर एक भी एलिमेंट आ गया चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो तो वो नल सेट नहीं होगा। क्लियर? लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड, देखो यहाँ पे सेट ऑफ 3 चीज़ें बोली गई हैं। एक तो ऑड नंबर, जैसे ही ऑड नंबर माइंड में आता है वी जस्ट स्टार्ट काउंटिंग 1 3 ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, 5 7 9 एट्सेट्रा। नाउ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मैंने 1 से क्यों काउंट किया ऑड? बिकॉज यहाँ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, अदरवाइज मैं -3 भी ले सकती, दैट इज ऑल्सो ऑड, है ना, ऑड इंटीजर, राइट? तो यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर, ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, हमें एक से ही आगे बढ़ना है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है डिविजिबल बाय 2। अच्छा ये बताओ मुझे, डिविजिबल बाय 2 कब होता है? जब कोई नंबर करेक्ट इवन हो। तो जब हमारे पास कोई नंबर अगर ऑड है यहाँ पे तो ऑफकोर्स भाई बहुत सी सिंपल सी बात है कि वो डिविजिबल बाय 2 नहीं हो सकता है, राइट? ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करें तो उसके अंदर क्या आएगा? परफेक्ट। अगर सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ सेट ए से, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हम एक भी नंबर लिख सकते हैं जो कि ऑड हो, नेचुरल नंबर हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो?
बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती। ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट। और हमने इसको क्यों लिखा है ऐसा सेट के फॉर्म में? बिकॉज यहाँ डिफाइंड है कि सेट ये एक सेट है। तो जब भी हम सेट लिखेंगे तो चाहे उसके अंदर कुछ हो या ना हो, उसे हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, और यू कैन से ऐसे 5, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे? द सेट इज अ नल सेट। क्लियर टू एवरीवन? गुड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब मुझे बताओ इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से? कोई एक नंबर भी ऐसा आ रहा है आपके दिमाग में जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? सबसे पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? गुड, 2, 1 इज नॉट देयर, ठीक है। 2, उसके बाद 3, देन 5, देन 7, देन 9 नहीं आता बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो ऑन, राइट। 11 आता है एंड सो ऑन, 13। ओके, तो प्राइम नंबर हमें पता है। अब दोनों का हमें कॉमन देखना है कि इवन भी होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है जो इवन भी और प्राइम भी है? वेरी गुड, दिस इज नथिंग बट 2। सो व्हाट वी कैन डू, सपोज ये वाला सेट हमारा B है, सो वी कैन राइट B इक्वल्स टू हियर 2 ओनली, ठीक है। तो इज इट अ एम्प्टी सेट और नल सेट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है और जिसकी वैल्यू है 2। क्लियर? मतलब एक भी अगर एलिमेंट रहा तो वो हो जाएगा हमारा नॉट एम्प्टी सेट। दैट मीन्स वो हमारा एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। फाइन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट द set is not a null set. Got it? Clear? Okay. Now question number 3. X such that X, अब यहाँ पे देखो हमें set builder फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन, और सपोज ये स्टेटमेंट set X such that X is a natural number, ठीक है, is a natural number in such a way that X is less than 5, okay, and X is greater than 7। देखो अब कुछ लोग बोलोगे हाँ हो सकता है, बट वेट, जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड हियर। क्या मतलब है इस एंड का? कोई भी एक नंबर हमें ऐसा लेना है जो नेचुरल नंबर है। चलो ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब हमें 1 से देखना है, उसके पहले की हमें बातें नहीं करनी, ठीक है। अभी क्या है, x लेस देन 5। जैसे ही हमारे पास सिर्फ x लेस देन 5 आया है तो हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, दैट्स ऑल, ठीक है, बिकॉज 5 से छोटा होगा। अब बताओ मुझे यहाँ पे x ग्रेटर देन 7 कौन कौन से नंबर है? 8 9 10 एंड सो ऑन, ओके। तो ये नंबर्स हमें पता है, बट बीच में यहाँ एंड है। अगर ये एंड ना होके और होता तो हम आराम से लिख सकते थे कि ये हो सकता था हमारा 1 2 3 4 और उसके बाद हो जाता 8 9 10 एंड सो ऑन, राइट। बट ये हमारा नहीं होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे एंड ना होके और ना होके एंड है। एंड का मतलब एक ऐसा नंबर हमें यहाँ पे होना चाहिए इस सेट के अंदर जो 5 से छोटा भी हो, उसके साथ ही साथ 7 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ऑफ कोर्स नॉट। वी कैन से कि ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। तो क्या होगा इसके अंदर? दिस विल बी नथिंग बट, इफ वी जस्ट डिनोट इट बाय C, तो C क्या होगा? C विल बी इक्वल टू या एम्प्टी सेट, दैट मीन्स इट इज अ नल सेट। तो हम क्या बोलेंगे? यस, दिस सेट इज अ नल सेट। क्लियर? फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। Y such that Y is a point, ठीक है, common to any two parallel lines, ओके। सोचो क्या होगा? इसका आंसर मैं नहीं बता रही, आप बता रहे हो। वेरी गुड। कुछ लोगों ने बोल दिया यस, कुछ लोगों ने बोल दिया नो। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। फाइन। ये क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें जो पॉइंट्स हैं, इस सेट के अंदर हमें सिर्फ पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। कौन से पॉइंट? जो कि कॉमन हो किसी दो पैरेलल लाइन में। तो सबसे पहले जैसे ही हम दो पैरेलल लाइन की बात करते हैं, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मे बी इतना बड़ा आप डिस्टेंस नहीं रखना चाहो तो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास, या एकदम पास हो तो ऐसा भी हो सकता है। कभी ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इट्स फाइन, इट डिपेंड्स। ये पैरेलल है, ऑलवेज रिमेंबर। अब ये बताओ पैरेलल के क्या डेफिनेशन होती है? पैरेलल लाइंस तो वही होती है ना जो कि कभी मीट नहीं करती है, और वी कैन से इट मीट्स एट इनफाइनाइट,
ठीक है, इन्फाइनाइट को किसने देखा नहीं है, तो दैट मीन्स क्या इसका मतलब होता है, फंडा क्या है इसके पीछे कि दो लाइंस पैरेलल तभी होती है जब उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, वो इंटरैक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, इंटरैक्ट नहीं करता आपस में, वो साथ ही साथ चलता रहता है। जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक की लाइन अगर मिल जाएगी तो सोचो ट्रेन का क्या होगा, राइट। ठीक है, तो ये ऐसी ही है चीज़ें। तो ये जब ऐसा इसका डेफिनेशन ही है, दैट मीन्स आपको क्या समझ में आया कि हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जो कि दो पैरेलल लाइन में कॉमन होगा। परफेक्ट, गॉट इट। तो ये हमारा आइडिया। सो इसका मतलब क्या है ये कि दिस सेट, इफ सपोज दिस सेट इज डिफाइंड बाय डी, सो डी विल बी इक्वल टू व्हाट, नल सेट। चलो यहाँ पे हमने ये ना लिख के और वी कैन से फाई, गॉट इट। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नल सेट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हो गया नल सेट, सेकंड वाला हो गया हमारा नॉट अ नल सेट, ठीक है, ये हो गया हमारा नल सेट और लास्ट वाला भी नल सेट। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा। तो बच्चों क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं यहाँ पे, इसमें हमें क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, ये सेट्स तो हैं, ये डिफाइंड है कि वो सेट है, ठीक है, आप एब्रिविएशन से भी समझ सकते हो, ठीक है, ये सारे हमने सिर्फ सेंटेंस में लिखे हैं, तो दैट मीन्स हमें क्लियर हो गया कि ये सेट है, दैट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसको हम सेट कहते हैं, आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये हमें पता करना है। तो आप मुझे बताओ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कुछ रिकॉल हो रहा है? नहीं भी रिकॉल हो रहा है तो वर्ड ही बता रहा है सारा कुछ। फाइनाइट मीन्स एक ऐसा सेट होगा जो हम काउंट कर सकते हैं, जिसके अंदर के एलिमेंट जो होंगे वो काउंटेबल होंगे, भले ही वो 1000 भी जा सकते, 2000 लाख भी जा सकते, बट वो काउंटेबल होंगे, उसको हम काउंट कर सकते हैं। और जो इनफाइनाइट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर की जो वैल्यूज़ होंगी और जो एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट तक जाते होंगे। दैट मीन्स वी कैन नॉट काउंट, वी कैन नॉट से कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। दैट मीन्स कोई भी सेट जो हमें ये बताएगा कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गया फाइनाइट सेट, और जिसको नहीं कर सकते वो हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलो अब हम चेक करते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्या है आंसर, कितने मंथ्स होंगे इसमें? करेक्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। परफेक्ट, दैट मीन्स हियर सेट के अंदर कितने नंबर है? 12, और वो सारे के सारे काउंटेबल है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर, सपोज हमने इसको डिफाइन कर दिया ए, दिस सेट इज ए, तो ए क्या हो जाएगा, वी कैन राइट ऑल मंथ्स, ठीक है, जनवरी फरवरी से ले लेके हम चलेंगे दिसंबर तक, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज काउंटेबल बिकॉज नंबर ऑफ दिस सेट ए इक्वल्स टू व्हाट, 12। सो क्या हो गया ये फाइनाइट सेट। Perfect. So this one is a finite set. Clear? Next. Here क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कोई सेंटेंस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में है, और ये क्या लिखा है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया गया है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो 3 के बाद 4 ही आएगा, और फिर 5 एंड 6 एंड ऑन सो ऑन, बिकॉज डॉट 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 का मतलब ही है कि वी कैन नॉट जस्ट स्टॉप एनीवेयर, इट विल कंटिन्यू टिल इनफाइनाइट। तो जैसे ही ये कंटिन्यू किया इनफाइनाइट तक, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने नंबर है, तो ये क्या हो गया, ऑफ कोर्स इट इज़ नथिंग बट यस इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर? फाइन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 1 2 3 सो ऑन टिल 99 देन 100। ओके, सेम क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे स्टॉप कर देते तो ये फिर से हो जाता इनफाइनाइट, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, लिमिटिंग वैल्यूज़ लगा दी हैं, यहाँ पे ये 100 तक ही जा रहा है, राइट। तो जैसे ही ये 100 तक गया तो हमारे पास काउंटेबल नंबर्स आ गए, राइट। जैसे ही काउंटेबल नंबर आ गए तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। क्लियर हो रहा है ना, या ऑल क्लियर हो रहा है? ये बस क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कुछ है नहीं, बहुत इजी फंडा है ये, जो आप आराम से समझ सकते हो। बस दिमाग में रखना है कि वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ठीक है, और वर्ड्स का मीनिंग क्या है तो इसके अंदर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर, या नहीं कर सकते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं सोचना हमें। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, चलो बताओ मुझे स्टार्ट कहाँ से होगा, 101,
गुड। सो अगर 101 से स्टार्ट होगा तो एंड कहाँ होगा? नो वन नोज, राइट? ये चलता है इन्फिनिटी तक। ओके, तो दैट मीन्स जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, इट विल जस्ट कंटिन्यू, कोई कंडीशन नहीं है एंड के लिए, सो इट इज करेक्ट, इट इज नथिंग बट इनफाइनाइट सेट। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है हमारा? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ओके, जैसे ही हमारे पास लेस देन वाला टर्म आ गया तो दैट मीन्स ये एंड पॉइंट हमें मिल गया है। ठीक है, 99 के पहले तक जितने भी नंबर्स होंगे जो कि सिर्फ वही नंबर होंगे जो प्राइम होगा, वही होगा हमारा आंसर। और प्राइम नंबर मीन्स जिसके सिर्फ 2 डिविजिबल होते हैं और वो होता है खुद और 1। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा फाइनाइट सेट हो गया ये, बिकॉज यहाँ हम काउंट कर सकते हैं कौन से नंबर होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है कि 2 होगा और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता है कि 99 से क्या होता है लेस, जो कि प्राइम नंबर है। सोच के बताओ। यस, 97। ठीक है ना, 98 तो होता नहीं, इवन होता है। 99 हम ले नहीं सकते और ऐसे भी 99 प्राइम नंबर नहीं है, बट 97 किसी से डिविजिबल है? चेक नहीं, राइट? 1 से तो हटा दो, वो है ही। 2 से भी नहीं है बिकॉज वो इवन नहीं है। देखो आप, 3 से ऑड है क्या 97? चेक विथ 97, ये क्या होगा? 3 से डिविजिबल है? नहीं, बिकॉज 9 + 1 is 10 + 6 16 एंड 6 + 1 is 7। दैट मीन्स क्या होता है उसका रूल? आपको पता है कैसे हम पता करते हैं, तो वो नहीं फॉलो कर रहा। सम होना चाहिए 3 का डिविजिबल, वो नहीं है। ठीक है, मल्टीपल, तो यहाँ पे वो भी नहीं हो गया, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल। सो दिस इज प्राइम नंबर। तो हमारे नंबर्स जा रहे हैं 2, 3 एंड सो ऑन टिल 97 ओनली। तो वी कैन काउंट, ये काउंटेबल है। सो ये क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट। अंडरस्टूड? ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट, देन फाइनाइट, देन इनफाइनाइट, देन फाइनाइट। क्लियर? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें क्या करना है? लेट्स सी। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट समझा था उसे ही यहाँ यूज़ करना है और हमें बताना है कि जो गिवन सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अभी आपको मैं याद करा दूं कि आप सबके पास पेन एंड पेपर है, तो फटाफट लिखो कि कौन से सेट हैं वो फाइनाइट है और कौन से सेट हैं इनफाइनाइट, एंड देन चेक विथ मी। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है ये? द सेट ऑफ लाइन्स, लाइन्स है इसके अंदर, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, सेट ऑफ लाइन्स होनी चाहिए। जैसे ही हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया, आई नो कि मैक्सिमम बच्चों के माइंड में वो एक्स एक्सिस वाला प्लॉट हो गया होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, राइट? दैट मीन्स कुछ ऐसा, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं। आ गया था ना दिमाग में? और ये लाइन इधर भी जाएगी ऑफकोर्स और इधर भी जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक ऐसा सेट लेना है जिसके अंदर सारी लाइंस होंगी जो कि पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस हमारा ये है। अब इससे सारी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस है। अब ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस से पैरेलल तो हम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेंगे, हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, और ये हमें भी पता नहीं कि ये नंबर लाइन कहाँ तक एंड कर रहा है, इट गोज टिल इनफाइनाइट। तो क्या आप यहाँ पे डिपेंड बता सकते हो कि कितने हम लोग लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? क्योंकि इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू है ही नहीं। ऐसे हम इनफाइनाइट असंख्य नंबर के ऐसे लाइन्स हम बना सकते हैं। तो जब हम काउंट नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये क्या हो गया सेट हमारा? करेक्ट, इनफाइनाइट सेट। सो जस्ट डायरेक्टली लिख दो, दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? करेक्ट, A B C D till Z and that is 26। तो जैसे ही 26 है दैट मीन्स हम काउंट कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है ना? लिख तो हम इनफाइनाइट को भी सकते हैं बट वी कैन नॉट काउंट, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? हम काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर। तो जैसे ही काउंटेबल हुआ तो वो क्या हो गया? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फाइनाइट सेट। ओके, now next question is the set of numbers which are multiple of 5। okay, multiple of 5 का मतलब क्या है?
5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन टिल नो वन नोज, चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, राइट, है ना। तो दैट मीन्स जब भी हमारे नंबर्स जो है वो कंटिन्यू होते हैं टिल इनफाइनाइट और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट 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 से, ठीक है, विदाउट एनी लिमिटिंग वैल्यू, तो वो क्या हो जाता है, करेक्ट, इट विल बी इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, होंगे यहाँ पे नंबर्स 5, 10 एंड सो ऑन, ठीक है, नो लिमिटिंग वैल्यू, तो दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि तो इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता अगर नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनफाइनाइट है। काफ़ी साइंटिस्ट और काफ़ी जो बायो के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो अच्छे से पढ़ाई कर रखे हुए हैं, उन सबको पता है, इनफैक्ट बहुत सारे इंजीनियर्स भी, बहुत सारे लोग ही जो बहुत ज़्यादा कीन होते हैं किसी न्यू चीज़ को जानने के लिए, उन लोगों ने रखी है इसके पीछे रिसर्च कि कितने एनिमल्स हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं आपको याद दिला सकती अभी, बट इट इज़ इन लैक्स, बट ऑल जितने भी एनिमल्स हैं वो लिस्टेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर दिन नए नए एनिमल्स आ रहे हैं यहाँ पे अर्थ पे, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। जैसे ही आते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक के जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर लिस्टेड, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ काउंटेबल, ठीक है, इसको काउंट करके रखा गया है। और आप सबका होमवर्क है आज कि आप चेक करोगे कि कितने एनिमल्स होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगी कि कितने एनिमल्स हैं, बट तब तक मैं आपको भी देखना चाहती हूँ कि आप पता करो, क्लियर। तो दैट मीन्स ये काउंटेबल है, दैट्स व्हाई इट इज़ यस फाइनाइट, क्लियर। चलो अब यहाँ चेक करते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन 0, 0, ओके, यही वाला हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। चलो हम फिर से इसके लिए ड्रॉ करते हैं एक बार, तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं या फिर हम पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा जब हम उसकी किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है ना। तो लेट्स सी, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये इधर x माइनस है, x डैश बोलते हैं हम लोग उसको, ये y डैश होता है, राइट, बिकॉज ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है इधर। अब यहाँ पे 0 है जो ओरिजिन होता है, और वो होता है हमारा नथिंग बट 0, 0, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही एक्सिस की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब क्या करना है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब हमें यहाँ पे इतने सारे सर्कल्स बनाने हैं जो ऑरिजिन से पास करते हैं। तो क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ एक सर्कल, ओके, क्या ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। कोई आता है बच्चों वो ऐसे भी ड्रॉ कर देता है, ऑलवेज रिमेंबर इज ऑरिजिन से जा रहा है, ठीक है। कोई एक और बच्चा आया उसने ऐसा ड्रॉ कर दिया, 4 तो हमें आराम से दिख रहा है। अब आप ये सोचो कि कोई ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, दैट मीन्स अगर हम रेडियस बढ़ा दें, और ये रेडियस कहीं भी हो सकती है, कुछ सर्कल्स ऐसे भी बन सकते हैं, है ना। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन कि हमने क्या रेडियस लिया है और उसको हम किस वे में प्लॉट कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ इनफाइनाइट नंबर, राइट। यहाँ पे हम वो डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं कि ओनली 4 होंगे या 5 होंगे या चलो 50 होंगे। यहाँ पे ऑरिजिन गिवन है बस 1 पॉइंट, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ओनली 1 पॉइंट आया, तो उस 1 पॉइंट से हम कितने सारे सर्कल बना सकते हैं, इनफाइनाइट, इजंट इट, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास 1 पॉइंट है, तो हमें पता है कि उससे इनफाइनाइट नंबर की लाइन ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट नंबर के सर्कल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, करेक्ट, इट इज इनफाइनाइट सेट, करेक्ट, ठीक है। तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A equals to B or not, A equals to B, और ये A and B क्या है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंटेड है, और इसका जो हमने देखा है यहाँ पे फॉर्मेशन वो कैसा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी सेट को, ठीक है। तो जैसे ही ये सेट हो गया, दैट मीन्स हमें यहाँ सोचना है कि 2 सेट कब इक्वल होते हैं। ये A भी सेट है, B भी सेट है, और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। अब हमारे पास क्या कंडीशन होता है कि 2 सेट जो है वो इक्वल है, आप मुझे बताओ। अगर हम बोलते हैं कि 2 नंबर इक्वल है या नहीं है, तो क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना। अगर यहाँ भी 5 है, वहाँ भी 5 है, तो या 5 and 5 आर इक्वल, वी ऑल नो, तो ये इक्वल हो गया। अगर किसी ने 7 लिख दिया, किसी ने 6 लिख दिया, तो हम बोलते हैं नहीं, ये इक्वल नहीं है, राइट, इज़ नॉट इक्वल टू, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम सेट को जब डिफाइन किया जाता है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। सी, सेट लिखे जाते हैं 2 फॉर्म में,
आइदर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ही वो रोस्टर फॉर्म में है तो सबके लिए बहुत ईजी हो जाता है चेक करना कि क्या वो सेम है, दैट मीन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या फिर सेम नंबर एलिमेंट्स होंगे, वी हैव टू चेक, ऐसे आप करोगे राइट। बट ऑलवेज रिमेंबर रोस्टर फॉर्म में कभी कभी क्या होता है कि नंबर रिपीटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। हम प्रेफर करते हैं, हमारा ये एम होना चाहिए कि नंबर रिपीट ना हो, बट समटाइम्स ऐसा दिया जा सकता है सेट में कि नंबर रिपीट हो रही हैं, क्योंकि रिपीटेड नंबर वाली जो रोस्टर फॉर्म होगी उसकी वैल्यू भी सेम होगी जो कि बिना रिपीटेड नंबर वाली और एलिमेंट वाली जो सेट होगी हमारे पास, ठीक है। तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं रिपीट करना, ठीक है। बट अगर रिपीट की गई है दैट मीन्स वो फॉर्म गलत नहीं है, करेक्ट। तो रोस्टर फॉर्म में हमें ये चेक करना है कि क्या, ऐसा आप मत कर लेना कि एक रोस्टर फॉर्म में हमारे पास 5 एलिमेंट्स है और दूसरे में 6 है, बट वो जो 6th वाला एलिमेंट है वो ऑलरेडी रिपीटेड है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होगा। हमने बस नंबर काउंट कर लिया और बोल दिया कि दे आर नॉट इक्वल, ऐसा नहीं है, ओके। सो वी हैव टू फोकस ऑन द रिपीटिंग नंबर और रिपीटिंग एलिमेंट यू कैन से, ठीक है। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट, नंबर और एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ हो गई। और रोस्टर फॉर्म में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर, जैसे हमने एक रोस्टर फॉर्म में लिख लिया 1 2 3 4, ओके, और किसी और ने उस रोस्टर फॉर्म को ऐसे लिखा है 2 3 4 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई और उसका और भी ऑर्डर चेंज कर सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, बट एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ, दोनों रोस्टर फॉर्म जो सेम है तो दे विल बी इक्वल, ठीक है। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो डेफिनेशन है और रिप्रेजेंटेशन है वो मेरी डिफरेंट हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, किसी और की डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज वी ऑल नो सबके पास लॉजिक होता है और सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, ठीक है। अगर हमें जाना है यहाँ से 10 किलोमीटर तो यहाँ पे बहुत सारे पाथ हम बना सकते हैं, कोई ऑटो से लेके जाएगा, कोई बस लेगा, कोई साइकिल लेगा, कोई वॉक करके जाएगा, तो शॉर्टकट तरीका है। दैट मीन्स हमें डेस्टिनेशन अगर पता है तो डेस्टिनेशन पे तो सारे पहुंच जाएंगे, लेकिन जो पाथ है दैट डिपेंड्स अपॉन आवर आइडिया और आवर लॉजिक, है ना, हमें कैसा कन्वीनियंट लगता है। तो वो पाथ के ऊपर मत जाओ, दैट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिटन एक्सप्रेशन होंगे जस्ट डोंट फोकस ऑन दैट, ठीक है। बस आप सोचो कि उसकी मीनिंग क्या है और वो मीनिंग आपके लिए भी सेम होगी, मेरे लिए भी सेम होगी। क्यों? बिकॉज दिस इज अ सेट जो कि वेल डिफाइंड होता है, तो आंसर हमेशा यूनिक होगा, ओके। तो अब हमें ये देखना होगा कि दो सेट तभी इक्वल होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर तभी इक्वल होते हैं जब ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। ईच एंड एवरी एलिमेंट जैसे ही बोला मैंने, दैट मीन्स आप अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं तो ऐसा नहीं हो सकते कि हमने 99 को मैच किया और वो एग्जैक्टली सेम है पहले वाले एलिमेंट में, पहले वाले सेट के अंदर, बट जो 100th वाला है वो इसमें मैच नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे अरे 99 तो हो गया ना, तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है तो दे आर इक्वल। नो, देर इज़ नो वर्ड कॉल्ड ऑलमोस्ट, देर ऑलवेज वी हैव टू चेक कि एग्जैक्टली सेम होंगे। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे हम दो सेट को इक्वल तभी बोलते हैं जब उसकी ईच एंड एवरी एलिमेंट दोनों में ही बिलोंग करते हैं। गॉट इट? चलो अब हम यहाँ चेक करते हैं तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा समझना। फाइन, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, A इक्वल्स टू ABCD, फाइन, एंड B इक्वल्स टू DCBA, ओके। अब चेक करो कि दोनों के एलिमेंट क्या एग्जैक्टली सेम है। A है यहाँ, ठीक है, इसमें भी A है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, D यहाँ पे है और D यहाँ पे भी है। दैट मीन्स हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एज हियर A बिलोंग्स टू A एज वेल एज, आपको बिलोंग्स टू वाला मीनिंग समझ में आ गया है, एज A बिलोंग्स टू, दिस स्मॉल a बिलोंग्स टू A एंड B, B बिलोंग्स टू A एंड C, देन C बिलोंग्स टू A and B as well as D belongs to A and B. That's why all elements are exactly same in both the sets. So that's why these are equal. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? A equals to B. They are equal set. हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं A and B are equal set. Clear? Okay. Let's move to the next question. A equals to 4, 8, 12, 16. यहाँ पे 4, 8, 12, 16 है और B में 8, 4, 16, 18. Now let's check whether they are equal or not. चलो 4, yes 4 is here, 4 is here also. 8, yes 8 is here and 8 is here also. Now 12,
लेट्स चेक अबाउट 12. 12 यहाँ तो है, ए में है, बट क्या ये बी में है? नहीं, वी कैन नॉट सी. ठीक है, तो जैसे ये बी में नहीं हो गया, वी डोंट हैव टू चेक फॉर फर्दर. जैसे ही हमने 12 पे देखा कि ये मैच नहीं कर रहा है, तो हमें आगे जाना ही नहीं है, बिकॉज मैंने बताया ना, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में नहीं है, दोनों में बिलोंग नहीं करता, तो वहीं पे हम बोल देंगे दैट दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल. क्लियर? सो वी कैन से हियर ए इज नॉट इक्वल टू बी. ठीक है, और वी कैन से ए एंड बी आर अनइक्वल सेट. ठीक है, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10. फाइन. अब b में क्या है? x such that x is positive even integer. पॉजिटिव इवन इंटीजर जैसे ही बोला तो हमें क्या लेना होगा? 2 से, 0 से नहीं. क्यों? बिकॉज 0 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, उसको हम पॉजिटिव इंटीजर के अंदर नहीं इंक्लूड करते. पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 से स्टार्ट होता है. ओके, ठीक है. तो x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो जैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में रहता है तो इट विल बी बेटर कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, या नहीं तो आप अगर एकदम अच्छे से समझ सकते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो चलो मैं आपके इजी वे के लिए इसको लिख देती हूँ. तो यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास? b इज व्हाट? x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर जैसे ही बोला तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, देन 4, देन 6, रुक जाते हैं. कहाँ तक जाना है? लेट्स चेक. एंड x लेस देन इक्वल्स टू 10. दैट मीन्स 10 तक के ही हमें सारे नंबर लेने हैं जहाँ पे 10 भी इंक्लूडेड होगा, बिकॉज इक्वल साइन इज देयर. तो 6, 8 एंड 10. दैट्स ऑल. नाउ जस्ट सी, b यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10 एंड a यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10. तो क्या ये दोनों सेम है? ऑफ कोर्स, कोई भी देख के बोल देगा. दैट्स वाई क्या हम बोलेंगे यहाँ पे? That yes, in question number 3 क्या होगा? Set A will be equal to set B, और we can say A and B are equal set. Clear? चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें क्या है? A equals to x such that x is a multiple of 10. मल्टीपल ऑफ 10 बोला गया है. ठीक है, दैट मीन्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे? सोचो. 10, यस, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, जिसके लास्ट में 0 होता है, आखिरी में जहाँ पे 0 आता है वो 10 के मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है, अब b में क्या है? 10, 15, 20, 25, 30. तो यहाँ पे c 10 है, 20 है, 30, ये सारे नंबर्स हैं और ये जा रहा है इन्फिनाइट तक, जस्ट लाइक दिस सेट. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ 15 भी अवेलेबल है, 25 भी है, तो ऑफकोर्स 35 भी होगा एंड सो ऑन. दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि 10 का मल्टीपल नहीं है. तो जैसे ही एक भी नंबर यहाँ ऐसा आ गया जो 10 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स इस सेट में नहीं है. तो क्या हो जाएगा ये? यस, दैट मीन्स हियर इन क्वेश्चन नंबर 4 A इज नॉट इक्वल टू B, और वी कैन से बोथ द सेट्स आर नॉट इक्वल. क्लियर? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ देखना है कि हम अब क्या कर सकते हैं. आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है, इक्वल. सेम चीज़ें हैं यहाँ पे भी. हमें चेक करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ सेट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं. गिव रीजंस, यहाँ पे आपको रीजनिंग भी देनी है. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन. तो दैट मीन्स हमें प्रॉपरली समझाना होगा विथ रीजंस कि क्या वो इक्वल है, अगर इक्वल है तो क्यों, और क्या वो इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से. फाइन, ओके, वी विल स्टार्ट विथ 1. A is given as 2, 3. फाइन. अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे B की क्या वैल्यू होगी. व्हाट इज द सेट B? तो लेट्स रीड. x such that x is solution of, ठीक है, ये solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो ये कौन सा इक्वेशन है? गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? 2-3 तरीके होते हैं. जो सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, इजंट इट? इस इक्वेशन को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि वो एक मल्टीपल फॉर्म में हो और इक्वल्स टू 0 हो, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि उसके क्या सॉल्यूशंस है, राइट? ठीक है, तो मैं आपको रिकॉल करा दूं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0.
स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी ऑल्सो, ठीक है, और बताओ मुझसे पहले करके कि क्या इसका आंसर है। ओके चलो यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो क्या है इसके पीछे आइडिया, हम कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। चेक फॉर सी 6, दिस 6 के लिए हम चेक करेंगे कि इसको किस फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, और उसी फॉर्म में हमें 5x को भी ब्रेक करना है। बट क्या डिफरेंस क्या है, 6 को हम लोग ऐसे करेंगे कि उसका डिविजिबल होना चाहिए, और 5x को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि उसका एडिशन होना चाहिए, वो सेम नंबर, ठीक है। तो 5 है और 6 है, सोचो 6 के क्या क्या डिविजिबल होते हैं, डिवाइजर होते हैं, 1, ठीक है, 2, देन 3, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता और 6 होता है। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो 1 और 6 का कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा, 1 3 का भी नहीं, 1 2 का भी नहीं, तो किसका मैच कर रहा है, 2 3। तो अगर हम इसको 2 3 में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2x प्लस 3x भी लिख सकते हैं, राइट। तो दैट्स वाई क्या लिखेंगे हम, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस, कैन वी राइट हियर 2x प्लस 3x, ओके, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट टू डू अगेन, यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, जैसे ही x कॉमन लिया यहाँ पे x बच गया, प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3 हमने कॉमन ले लिया, जैसे ही 3 कॉमन ले लिया तो ये बेचारा अकेला x हो गया, और प्लस 6 में से 2 यहाँ रह गया, बिकॉज 3 इंटू 2 इक्वल्स टू नथिंग बट 6 एंड दैट इक्वल्स टू 0 हियर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 कॉमन लेंगे, जैसे x प्लस 2 कॉमन लिया तो बच क्या गया x प्लस 3, जैसे x प्लस 3 आया तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब बताओ मुझे, दिस 2 आर हियर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड इक्वल्स टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है, या तो दिस इज 0 और दिस इज 0 और बोथ है 0, यही हो सकता है ना। 0 से किसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आंसर 0, ठीक है। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे, फाइन। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू -2 और तो हम कमा देते हैं -3, राइट। जैसे ही हमारे पास सोल्यूशन ये आ गया है x इक्वल्स टू -2 एंड -3, तो दैट मीन्स इस सेट B के अंदर कौन कौन से टर्म्स आ गए हैं, नथिंग बट -2 एंड -3। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या ये A एंड B सेट इक्वल है। आप बोलो कि नंबर्स तो सेम है, बट जस्ट लुक एट द साइंस ऑल्सो, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो -2 क्या 2 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है ना। नंबर से नहीं होता, हमें साइन भी चेक करना होता है मैथ्स में, राइट। तो दैट्स वाई दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। गॉट इट, ये हमारी रीजनिंग हो गई कि हमने सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया है। तो इसके बाद हमारे पास B ये आया है एंड क्लियरली वी कैन सी दैट A इज नॉट इक्वल टू B। ओके डन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में हमारे पास क्या है, लेट्स सी। 2 इज A equals to x such that x is a letter in the word follow। वेरी इजी। अब आपको क्या करना है, A के अंदर सिर्फ वही सारे लेटर लिखने हैं जो कि वर्ड फॉलो में हैं, और वो हमें कैसे लिखने होंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहला लेटर करेक्ट F, दूसरा O, तीसरा L। वेट, कैन वी राइट अगेन L, लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है, बट वी अवॉइड राइटिंग, है ना, क्योंकि वो हम रिपीट नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा L, देन O हम अगेन नहीं लिख सकते बिकॉज ये रिपीट हो रहा है। द लास्ट लेटर विल बी W, दैट्स ऑल। नाउ B वाला सेट हमारा क्या कहता है, ये देखते हैं। B सेट में वो सारे लेटर्स होंगे जो कि वर्ड वुल्फ में है। सी Y सच दैट Y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। जैसे ही हमने वुल्फ के बारे में बात किया तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। पहला होगा W, देन दूसरा है O, देन तीसरा है L एंड द लास्ट वन विल बी फोर्थ, दैट इज F। ठीक है, देखो इसमें भी 4 लेटर्स है, इसमें भी 4 लेटर्स है। अब हमें ये चेक करना है बोथ आर सेम और नॉट। तो यहाँ F है, यहाँ भी F है, O है तो यहाँ पे भी है, L है तो यहाँ भी है, W है तो यहाँ पे भी W है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्डर डिफरेंट है बट लेटर्स सेम है। तो हम कैसे लिखेंगे इस आंसर को, सी हमें ऐसे लिखना होता है, दिस इम्प्लाइज F बिलोंग्स टू, यू रिमेंबर बिलोंग्स टू हम ऐसे लिखते थे, बिलोंग्स टू A एंड B। ये A और B दोनों को बिलोंग कर रहा है बिकॉज हियर एंड हियर। ओके, देन O बिलोंग्स टू A एंड B, यहाँ भी बिलोंग कर रहा है दोनों को, यहाँ पे है,
ये सेम प्लेस पे है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर इज एल, एल ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बी, सो ए एंड बी, एंड द लास्ट वन इज डब्ल्यू, सो डब्ल्यू ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ए एज वेल एज बी। Therefore all the elements are present, हमें ऐसे लिखना होगा, therefore all the elements are present in both the sets, hence set A equals to set B. Understood? If we have to give the reason, then we have to explain the answer like this. अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो डायरेक्टली बोल देते कि हाँ सही है, हम यहीं से देख के बोल देते FOLLOW है, यहाँ पे WOLF, यस परफेक्ट ये है। बट अगर हमें उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, ठीक है, तो फिर हमें उसके रीजंस के लिए ऐसे परफेक्टली उसको सॉल्व करके दिखाना है। ओके बच्चों, तो अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। फ्रॉम द सेट्स गिवन, क्लियर हो गया, सेट्स है सारे, ठीक है। गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, सो सिंपल, अभी अभी हमने किया है इक्वल सेट के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस, राइट। तो आप आराम से आप कर सकते हो, पेन एंड पेपर आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए वर्किंग, ठीक है। चलो अब मुझसे पहले करके दिखाओ आप। यहाँ पे हमें इक्वल सेट के बारे में बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें ये नहीं बताना कि कौन सा इक्वल नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्टली बस बता सकते हैं कि कौन सा इक्वल सेट है। तो क्या करेंगे, पहले हम ए को कंपेयर करेंगे बी से, देन सी से, देन डी, ई, एफ, जी एंड एच, सारे के साथ कंपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कौन सा इक्वल सेट है, ठीक है। तो चलो सी, और हमें बता दिया गया है कि जैसे ये डिस्क्रिप्टिव में होगा तो हमें कैसे लिखना है, एज टू बिलोंग्स टू ए एज वेल एज बी, ऐसे से करके हमें सारे एलिमेंट्स को चेक करना है और उसके बाद बताना है सारे एलिमेंट्स अगर दोनों में बिलोंग करते हैं, दोनों का वो मेंबर है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सेट इक्वल है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि एज दिस नंबर और दिस एलिमेंट इज नॉट in A but it is in B और it is in A but it is not in B, ऐसे जो भी हमारे पास सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं therefore these two sets are not equal. Clear? चलो अब हम यहाँ चेक करें। So A is given here 2, 4, 8, 12, ठीक है। So I will write as A equals to 2, 4, 8, 12. अब देखो क्या ये B से मैच कर रहा है, नहीं, बिकॉज ये 1, 2, 3, 4 है, एक भी एलिमेंट मिल गया जो कि नहीं है तो हम वहीं पे बोल देते हैं कि नहीं भाई ये नहीं होगा। 4, 8, 12, 14, यहाँ पे भी 2 नहीं दिख रहा हमें तो ये नहीं हो सकता। 3 में भी 3, 1, 4 कुछ अलग ही दुनिया में है, वो छोड़ दो। ई की तो बात ही नहीं कर सकती बिकॉज एक तो 2 ही एलिमेंट है और वो भी -1, 1। एफ में भी नहीं कुछ ऐसा दिख रहा, जी में भी नहीं, एच में भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू यस बी कमा। अब ऐसा नहीं कि बी भी लिख दोगे, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड डी एंड ऑल, अभी तो हमने बी का किसी के साथ भी चेक नहीं करा है। दैट मीन्स हमने क्या किया है, सिर्फ अभी ए का ही चेक किया है। तो जैसे ए का चेक किया है तो हम ये तो श्योर हो गए कि ए जो है वो किसी भी सेट के साथ मैच नहीं कर रहा, किसी भी सेट के साथ वो इक्वल नहीं है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, सी, डी, ई, कितने सारे हैं बताओ, एफ, जी एंड यस एच। सो ए इज अनइक्वल विथ ऑल द गिवन सेट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा ए। अब हम चेक करेंगे बी के साथ, ठीक है, बी किसी किसी के साथ इक्वल है या नहीं है। ओके चलो चेक करते हैं। बी में है 1, 2, 3, 4। ओके ए के साथ तो हमने देख लिया कि वो मैच नहीं करता, तो हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सी में 4, जैसे 8, जैसे ही 8 आ गया वी विल से कि नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। देन डी की तरफ बढ़ते हैं, 3, 1, 4, 2। सी नंबर्स आर सेम बट द ऑर्डर्स आर डिफरेंट, है ना, ऑर्डर इज डिफरेंट लेकिन नंबर्स तो सेम ही है। 1, 2, 3, 4 वहाँ पे भी है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी, बस वो उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी बट बी इज इक्वल टू डी। हो गया, सी एंड डी के साथ कर लिया हमने। अब चेक करते हैं ई के साथ। ऑफ कोर्स नहीं, इसमें 2 ही है, इसमें भी 2 है और वो भी टोटली डिफरेंट, इसमें भी 2 है, वो भी टोटली डिफरेंट और ये भी डिफरेंट है। तो व्हाट वी कैन से, एंड बी इज नॉट इक्वल टू क्या क्या है, ई, देन एफ, जी एज वेल एज एच। क्लियर? चलो अब हम चेक करते हैं सी की तरफ। तो सी को हमने बी से तो कर लिया है कंपेयर, सो जस्ट गो विथ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सी और डी ऑफ कोर्स नहीं है,
ठीक है, बिकॉज बी और सी नहीं है इक्वल, तो ऑफकोर्स डी उसके इक्वल है, तो ये नहीं होगा। तो चलो हमने डायरेक्टली लिख दिया इज़ नॉट इक्वल टू डी। अब चेक करते हैं हम ई के साथ, क्या ये ई के साथ इक्वल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एफ भी नहीं, जी भी नहीं और एच भी नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें फिर से सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सी इज़ नॉट इक्वल टू जस्ट लाइक दिस वन, डी, देन ई, एफ, जी एंड द लास्ट वन इज एच। डन। नाउ लेट्स मूव टू दिस डी। ठीक है, तो डी को हमने सी के साथ कंपेयर कर लिया है, बी के साथ ए के साथ भी कर लिया है। तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू ई। अब देखो आपके लिए इजी हो जाना चाहिए, बी और डी इक्वल है, तो जो भी बी के इक्वल होगा वो डी के भी इक्वल होगा, और जो बी के इक्वल नहीं होगा वो डी के भी इक्वल नहीं होगा, राइट? सो व्हाई टू जस्ट वेस्ट योर टाइम अगेन इन चेकिंग? तो डायरेक्टली देख लिया हमने कि बी किसी किसके इक्वल नहीं है, वो सारे यहाँ पे लिख दो। ठीक है, डी इज नॉट इक्वल टू, सारे हो जाएंगे यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी ये आ चुका है तो इसको रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस डी के आगे जितने हैं वो लिख दो। डी इज़ नॉट इक्वल टू ई, एफ, जी एंड एच। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू ई। ई को कंपेयर करो। ई का हम पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सबको कंपेयर कर लिया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ई का चेक करते हैं एफ के साथ। ऑफकोर्स इट इज़ नॉट इक्वल, तो ई इज़ नॉट इक्वल टू एफ। अब चेक करो ई को जी के साथ। अरे वाह, ये और ये तो सेम है, यहाँ पे बस ऑर्डर डिफरेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इज़ इक्वल टू दिस जी। नाउ टेल मी व्हाट अबाउट एच? एच के अंदर 0 एंड 1 है और यहाँ पे -1 एंड 1 है, तो देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है। सो वी विल राइट ई इज़ नॉट इक्वल टू दिस एच। क्लियर? अब देखते हैं एफ की तरफ चलते हैं। एफ को हमने ई के साथ कंपेयर कर लिया है, उसके पहले वाले सबके साथ कर लिया है। सो एफ इज़ एफ इक्वल टू जी एंड एच? तो देखो जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका है, और एच नहीं, बिकॉज यहाँ 0 ए है और यहाँ पे 0 1 है। सो एफ इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू दिस जी एंड एच। ठीक है, अब हमें देखना है जी को चेक करो। जी को सिर्फ एच के साथ मैच करना है, जो कि इक्वल नहीं है, तो दैट्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू एच। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमने ये सारा इसलिए किया कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाउ टू कंपेयर। अब क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब हमें सिर्फ इक्वल सेट्स के बारे में बताना है यहाँ। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हियर द इक्वल सेट्स आर, कौन कौन से यहाँ पे इक्वल सेट्स हैं? ए को किसी के साथ नहीं देखा हमने इक्वल होते हुए, तो बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, उसके बाद कौन सा इक्वल है? यहाँ भी किसी को नहीं देखा, यहाँ भी किसी को नहीं देखा, अरे वाह यहाँ भी दिख गया हमें। तो एक बी एंड डी एज वेल एज ई इक्वल्स टू क्या है ये, जी। तो हमारे पास बी एंड डी आर इक्वल सेट एंड जी एंड एच आर इक्वल सेट। दिस इज आवर आंसर, क्योंकि उसके बाद हमें कोई भी सेट इक्वल नहीं दिखा है। गॉट इट? अंडरस्टूड? क्लियर? सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 1.2 and we have done with the all questions. Fine? ओके बच्चों, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे जो हमने अभी डिस्कस किए, और आपका ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा क्लियर हुआ हो, राइट? अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और वो भी बिल्कुल फ्री है। बट फ्री है पर बेस्ट है, at learnohub.com। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।